ये वो महामूर्ख है जो अपने गद्दार दोस्त के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा देगा। इसलिए नदी में घुसने से पहले मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। ला 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 वो हीरा मुझे दे। ला। जा ले ले अपना हीरा। शिलाचूर, बड़े दिनों से तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। आज तुम्हारी प्यास बुझेगी इस पिल्ले के रक्त से। हाँ! काकू, यदि मेरी आई पर हाथ उठाया तो महादेव की सौगंध तुझे इस हीरे से काट डालूंगा। जा ले ले अपना हीरा। तूने ठंडक के साथ खेल खेला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सभी चूहे मिलकर शेर का शिकार करोगे, ठंडक से लड़ोगे। हाँ? जब ये बच्चा अकेला तेरे सामने खड़े हो सकता है और लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? आप कुछ परेशान है बालाजी? तारा रानी साहब अपनी तलवार की धार का श्रेय महाराज को दे रही हैं, जबकि हम भी जानते हैं और वो भी कि देशद्रोहियों का रक्त रानी साहब की तलवार ने चखा है, महाराज की नहीं। तारा रानी साहब ने आपको महाराज के गुरु की पदवी से हटा दिया, इसी बात का दुख है? नहीं खास, दुख पदवी का नहीं है, दुख महाराज की शिक्षा अधूरी रह जाने का है। और एक गुरु उसी को शिक्षा दे सकता है जिसके मन में शिक्षा ग्रहण करने का भाव हो। महाराज को सिखाना असंभव हो गया था। पण हम सोच रहे थे कि तारा रानी साहब के बाद हम मराठियों का क्या होगा। ये विचार तो मेरे मन में भी आता है बालाजी। हो
यदि जानना चाहते हो कि गुड़ी पाड़वा पर औरंगजेब क्या करने वाला है, तो आज दूसरे पहर पास वाली नदी के गोदाम में आ जाइए, सब पता चल जाएगा। चला बालाजी, गोदाम में चलकर देखते हैं। पर हो सकता है ये कोई जाल हो। शिकारी तक पहुंचना है तो जाल में तो फंसना ही पड़ेगा, और उससे पहले जाल को काटने के लिए हथियार लेने होंगे। अब हमने नागिन को जहर तो दे दिया, अब बालाजी को डसना है। इस नागिन का काम है। मैंने कहा था ना डंडक, मैं मुगलों को अपने देश की मिट्टी न लेने दूं। फिर हीरा कैसे? मुझे क्षमा कर दे बाजी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुझे तो मात्र एक गुण सिखाने के लिए मैंने वन में भेजा था, पर ये नहीं सोचा कि वन में किस तरह के जानवर बसते हैं। इस काकू की वजह से तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े ना। काकू, हमें तो नहीं पता कि आपने बाजी को वन में क्यों भेजा, पर इतना पता है यदि आपका बाजी रास्ता भटक के यहाँ नहीं आता तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते। बाजी ने जो साहस और विद्या सिखाई है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। दिखाई, आज मेरे साथ साथ कितने और बालकों ने भी ये गुण सीख लिया। तूने यही दृढ़ता सिखाने के लिए मुझे वन भेजा था ना। बस परशु नहीं सीख पाया।
और उसने मुझे एक चीज सिखाई कि किसी पर भी इतनी जल्दी नहीं विश्वास करना चाहिए। परशु, हाँ परशु, परशु है कहाँ? बाजी परशु के लिए अपनी जान पर खेल गया, लेकिन परशु ने हमारी जान खतरे में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे मित्र से तो बालू जैसे शत्रु अच्छे। बात क्या है गोटिया? हाँ, कहाँ है परशु? काकू, देखो, अभी कुछ मत सोचो, हाँ? जो हुआ उसे भूल जाओ। महादेव की कृपा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। घर ही जाओ या सब बहुत परेशान हो गए होंगे। शाबाश हुसैन, दिल खुश हो गया। अब हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हाला माहिती है काकू, मेरे पैरों में चोट लग गई थी, तब भी बाजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो लोग तो मुझे लंगड़ा घोड़ा कहकर मारने वाले थे, पर मेरे हिस्से का भी काम बाजी ने किया। दुगना काम करके मेरे प्राण बचाए। बाजी का साथ देकर हम सब में भी साहस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाजी के साथ साथ तुम सभी ने दृढ़ता सीख ली। पर तुम सभी की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि बाजी के अंदर और एक गुण छुपा है जो स्वराज के लिए बहुत आवश्यक है, और वो गुण मुझे उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस बताने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा गुण है काकू जो आपके बिना बताए बाजी ने सीख लिया? सांगा ना काकू। निस्वार्थता। निस्वार्थता म्हणजे बिना अपने किसी फायदे के या स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करना। लक्षात ठेव बाजी, स्वराज और स्वार्थ ये दोनों एक साथ एक हृदय में कभी नहीं रह सकते। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करता है, उनके दर्द को अपना दर्द मानता है, वही स्वराज की लड़ाई का नेतृत्व कर सकता है। वो मन से सच्चा और भोला, पर समझे जग की चतुराई। नायक बनने का अधिकार है उसे,
जो मन में रखे पीर पर आए। पढ़ लो। जब भियो और चिमना को पता चलेगा कि मैंने और 2 नए गुण सीख लिए तो वो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो घर पहुंचते ही चिमना के साथ बाहर खेलने चला जाऊंगा। और आई, तू घर पहुंचते ही क्या करेगी? मैं तो सबसे पहले इन दोनों के घर जाकर इनके आई बाबा की माफी मांगूंगी। मेरे कारण उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। मुगलों की क्या चाल है? औरंगजेब गुड़ी पड़वा पर क्या करने वाला है? औरंगजेब सियासत कहती है कि जब तरकश के तीर एक दूसरे पर चलने लगे तोड़कर फेंक देना चाहिए। दिल कहता है कि सियासत सही कहती है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं की है ना। आपने गद्दारी की है अपने बादशाह के साथ, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के अपने बादशाह के ख्वाब के साथ। गुनाह नहीं किया आपने, गुनाह अजीम किया है। आपने शाहू जी का पैगाम तारा रानी साहेब तक पहुंचाकर उन्हें आगाह किया और आपने जाती दुश्मनी निकालने के लिए हमारे आदमियों को सातारा में उस बालाजी के हाथों मरवाना चाहा, जिस बादशाह के आप लोगों जैसे खैर ख्वाह हो उसे दुश्मनों की क्या दरकार। शहजादे, आप हमारी नजरों से दूर हो जाइए, क्योंकि आपकी ये झुकी हुई गर्दन देखकर हमारा जी करता है उसे काट दिया जाए। हुजूर, हुजूर। जिंदगी से उब चुके हो क्या कमरुद्दीन? यहाँ खड़े रहकर हुक्म उधूली कर रहे हो। बादशाह सलामत, हमारी जिंदगी भी आपकी है और मौत भी। आप चाहें तो हमारी जान ले सकते हैं। इस हार के बाद आपकी जान की कीमत ही क्या है? ऐसी बेकार बेदाम चीज का हम करेंगे क्या? हमने आप ही से सीखा है कि एक लड़ाई हार जाने का मतलब पूरी जंग हार जाना नहीं है। एक चाल नाकाम हुई तो क्या हुआ? इस गुलाम ने एक और चाल सोच कर रखी है। बाजी जीतने के लिए चाल सोचना नहीं, चलना पड़ता है। बादशाह सलामत, हमें एक मौका दीजिए। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और उसे देखने के बाद हुजूर को यकीन हो जाएगा कि इस बार तारा रानी साहब नहीं बचेगी।
आपकी बहन और उनके सुपुत्र ने कितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अच्छा हुआ परशु दरोडेखोर से विनती करके भाग आया, वरना हमें तो सत्य का पता ही नहीं चलता। पता नहीं मेरा इशू किस हाल में होगा। परशु कह रहा था कि गोटिया की टांग टूट गई है। हे महादेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। अब रोने से क्या फायदा है? जब आपके बच्चे उद्दंडबाजी से मित्रता निभा रहे थे तब रोकना चाहिए था। अब तो मित्रता का रोग बहुत बढ़ गया है। पता नहीं उस बाजी ने आपके बालकों को किस संकट में फंसा रखा होगा। भाऊ आ गए। अरे आप चाहें तो हमारी गुलेल भी ले लें, चाहें तो हमें श्रीमान चिमनाजी साहब की जगह चिमना भी कह लें, पर कभी ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। परशु, महादेव की कृपा कि तू ठीक है। तू वहां से बाहर कैसे निकला? बाजी को मैं पानी पीने के लिए बाहर निकला था, तभी मैंने दरोडेखोरों को चकमा दे दिया। और कितना झूठ बोलेगा परशु? मुझे पता है तूने डंडक से हमारी चुगली की थी। बाजी, मैं जानता हूँ मैंने मित्रता का अपमान किया है, पर मैं बहुत डर गया था बाजी। डर तो हम सब भी गए थे परशु, लेकिन हमने याद रखा कि डर दोस्ती से बड़ा नहीं होता। मित्रता के जिस मार्ग पर गोटिया अपने एक पांव पर चल रहा था, तो उसी मार्ग पर दोनों पांव पर भी नहीं चल पाया। विश्वास तूने तोड़ा है, मित्रता मैं तोड़ता हूँ। और हम भी। बाजी, बघितलं? देखा आपने कैसे सब बालक बाजी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, फिर वो चाहे सही हो या गलत। और ये सब राधाबाई के कारण। इसमें मेरी आई का क्या दोष? हाँ, दोष उन्हीं का है और उन्हें इस दोष का दंड भी मिलेगा। आज और अभी राधाबाई के दंड का निर्णय होगा। आज तक मैं बाजी को गलत समझता था, लेकिन गलत आप है भाई साहब। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की नींव है। ये आग हर बच्चे के मन में भड़के, इस चिंगारी पर रेत डाल के बुझाना होगा। राधाबाई को क्षमा मांगनी ही चाहिए। मात्र क्षमा ही नहीं, इन्हें तो गुरुजी के चरणों में नाक रगड़नी चाहिए। आज मैंने गांव के पाटिल को यही बुलाया है ताकि न्याय प्रक्रिया में अब और विलंब ना हो। महादेव की कृपा से बाजी और उसके साथी सही सलामत वापस आए। उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था। उनके प्राण भी जा सकते थे और इस लापरवाही का दंड राधाबाई को मिलना ही चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी आई का क्या दोष? उससे क्या पता
कि वन में हमें दरोडेखोर मिल जाएंगे, और वन में हमने कई गुण सीखे। और गुण सिखाए बाई साहब, लेकिन शिष्टाचार सिखाना भूल गई आप। देखा कैसे बड़ों की बात काट रहा है। शिष्टाचार सिखाना नहीं आया और आप शिक्षिका बनने चली है। गुरुजी मला माहिती है गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। जब मैंने इन तीनों को वन में देखा तभी मुझे इन्हें अपने आई बाबा के पास भेजना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी मेरे नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। नियंत्रण पाठशाला में होता है भाई साहब, वन में नहीं। पाठशाला और गुरु को गलत बता देना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं गुरु बनना बहुत कठिन। मैं पूरे गांव के बालकों को नियंत्रण में रखता हूं और आप केवल 4 बच्चों को नियंत्रण में नहीं रख सकी। आज तक मैं बाजी को गलत समझता था, लेकिन गलत आप है भाई साहब। गीली मिट्टी अगर गलत आकार ले ले तो उसमें दोष मिट्टी का नहीं ना, दोष कुंभार का है। भाई साहब आप हमेशा कहती है ये बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चों के सपनों पर विश्वास करना चाहिए। ये बच्चे एक दिन स्वराज लाएंगे। भाई साहब आपकी बड़ी बड़ी बातों ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। गुरुजी, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक गुरु ही बालक को सही मार्गदर्शन दे सकता है। अगर राधा बाई अपने बाजी को पाठशाला में नहीं पढ़ाना चाहती तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की नींव है, और संस्कृति का विरोध किसी का व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है। यह तो संपूर्ण व्यवस्था के विरोध छोड़ी गई एक चिंगारी है। इससे पहले ये आग हर बच्चे के मन में भड़के, इस चिंगारी पर रेत डाल के बुझाना होगा। जहाँ गुरुजी का अनादर होता है वहाँ देवता भी रूठ जाते हैं। शायद इसलिए हमारे बच्चों को इतने कष्टों से गुजरना पड़ा। राधा बाई को गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। मात्र क्षमा ही नहीं, इन्हें तो गुरुजी के चरणों में नाक रगड़नी चाहिए। इरादा ये है हुजूर कि आज तक लोग आसमान में टूटा हुआ तारा देख के जिंदगी की दुआ मांगते थे, लेकिन गुड़ी पड़वा के दिन सतारा के आसमान से एक ऐसा चलता हुआ तारा गिरेगा जो अपने अंगारों से सितारा के केले अजिंक्य तारा को जला के राख कर देगा। पर मराठी वो चूहे हैं जो मिट्टी में दब कर मरते नहीं बल्कि बिल बना लेते हैं। अगर तारा रानी ने भी यही किया तो हुजूर इस बार हम बिल में इतने छेद कर देंगे कि आग की लपटें वहां भी पहुंच जाएंगी। पर आप इसे सातारा के अंदर पहुंचाएंगे कैसे? वो आप इस गुलाम पे छोड़ दीजिए हुजूर, ये सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाएगा। हमें बस आपकी इजाजत ही चाहिए। पर हुजूर ये चाल तभी कामयाब होगी जब इसमें ना किसी का दखल हो और ना ही किसी को इसका इल्म हो। आपको जिस हुक्मनामे पर मोहर चाहिए मिलेगी, बस ये चाल कामयाब होनी चाहिए। और सुनिए कमरुद्दीन खान, अगर आप कामयाब हुए तो ये आपके बादशाह का वादा है कि अवध की रियासत के नवाब आप होंगे। बादशाह सलामत ने इस गुलाम को इस लायक समझा, यही उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। इंशाअल्लाह हुजूर इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। अब लग रहा है कि हमारे अलावा कोई और भी आए जो इन मराठियों को शिकस्त देकर मुगलिया परचम को लहरा सकता है। मेरी आई किसी के सामने नाक नहीं रगड़ेगी। मेरी आई का कोई दोष नहीं है। बाजी, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते। आई, अगर ये ऐसी नीची बात नहीं करते तो मेरी आवाज ऊंची नहीं होती।
इन्होंने मेरी आई का अपमान किया है। ये सब कुछ उस बालू के कारण हुआ है। ना वो गुरुजी के मुंह पे कालिक मलता, ना गुरुजी गोटिया और बाकी मित्रों को डांटते, और ना ही वो डांट के भय से वन में आते। मैं उस बालू को छोड़ूंगा नहीं। बाजी, बाजी, देखा आपने? ये आक्रोश भरा है राधाबाई ने अपने पुत्र में, और इस आक्रोश को वो उत्साह और जोश का नाम दे रही है। राधाबाई, आपने सेनानी नहीं, उपद्रवी बनाया है। क्या मामा, अब भी आपको मेरा क्रोध अनुचित लगता है? अगर गांव के बड़ों ने मुझे दंड देने का निर्णय लिया है तो मैं उस निर्णय का विरोध नहीं करूंगी। हमारे गांव के बड़े हमारी न्याय व्यवस्था और निर्णय तीनों का मैं सम्मान करती हूँ। अगर पाटिल जी को ये लगता है कि मुझे गुरुजी के सामने नाक रगड़नी चाहिए तो मैं स्वीकार करती हूँ। जो लोग घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाए, और जो मारे गए हैं उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आई तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरा अपमान होते हुए नहीं देख सकता। तो चला जाए यहाँ से, पर मैं अपने बड़ों के आदेश का पालन करूंगी। आई! बाजी! छोड़ो मुझे! मेरी आई किसी के आगे नाक नहीं रगड़ेगी। उठाई। हाँ जी। यदि मेरे आई ने मेरे लालन पालन में कोई गलती की है तो इसे दंड देने का अधिकार मात्र उसे है जिसने आज तक अपने बच्चों की परवरिश में कोई गलती ना की हो। क्या है इस गांव में कोई ऐसा जो सच्चे मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सके कि उसने जाने अनजाने में कभी भी अपनी संतान को कोई बुरी आदत नहीं सिखाई हो, कभी भी किसी के डर के कारण सत्य नहीं छुपाया हो, किसी बड़े का अनादर नहीं किया हो, या फिर कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर नहीं गए हो जहां उनके आई बाबा ने उन्हें जाने से मना किया हो। पाटिल जी मेरी आई को मेरी गलतियों का जिम्मेदार बता रहे हैं। हाँ, तो बालक जो करते हैं उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप ही होते हैं। तो फिर आपके बालकों ने जो किया उसकी जिम्मेदार मेरी आई कैसे हो गई? यदि परशु ईशु गोटिया बिना आपको बताए वन आए थे तो आपके तर्क के अनुसार दोष मेरी आई का नहीं आपका है, और आप चाहते हैं कि हम बच्चे शरारत ना करें, आपके जैसे वृद्ध बन जाएं। बाजी, मेरे बाबा कहते हैं यदि बालक और बंदर शरारत ना करें तो इसका मतलब यह है कि वो बीमार है। फिर वही बड़ी बड़ी बातें। तो बताओ, वन में जाके क्या सीखा? मेरी आई ने मुझे वन में दृढ़ता का गुण सिखाने के लिए भेजा था। अरे वाह, तो सीख ली दृढ़ता? मात्र दृढ़ता ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखा गुरुजी। जब मेरे मित्र मेरे साथ आ गए तो सीखा कि जब मित्र साथ हो तो हर जगह घर जैसे लगने लगती है। जब हमें लगा कि कोई वन्य पशु हमारा पीछा कर रहा है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे, और तब हमने सीखा कि जब संकट में कोई अपना हाथ थाम ले तो संकट बौना हो जाता है, और साहस ऊंचा। वहां अपने लिए स्वयं भोजन जुटाना पड़ा तो आई के बनाए हुए भोजन का, अन्न का सम्मान करना सीखा। पहले चावल में एक कंकड़ आने पर गोटिया थाली सरका देता था, लेकिन वन में हमने वो बैर खाए जो मल्हारी खा रहा था।
जब उन दरोडेखोरों ने मुझ पर अत्याचार किया तो मैंने सीखा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा गांव, ऐसा परिवार मिला जहाँ कोई अपने और दूसरों के बच्चों में भेद नहीं करता। मैंने सीखा कि सच्चे मित्र की परख संकट के समय ही होती है। गुरुजी, गीली मिट्टी को यदि आग में नहीं डाला जाए तो वो सदा गीली ही रहती है। मेरी आई ने मुझे एक कठिन परीक्षा में डाला, पर नहीं डालती तो क्या मैं और मेरे मित्र वो सब सीख पाते जो हमने सीखा है? बताइए गुरुजी, मेरी आई ने क्या गलत किया है? हाँ हाँ, बहुत कुछ सीख लिया तुम लोगों ने, पर तुम्हारे मित्रों ने अपने आई बाबा से झूठ बोला, उनका मन दुखाया, ऐसा क्या है? उन्होंने झूठ बोलकर गलती की, पर क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो जानते थे कि उनके आई बाबा बिना पूरा सत्य जाने ही उन्हें डांटेंगे, उन्हें दंड देंगे। आपकी और मेरी आई की शिक्षा में सबसे बड़ा फर्क एक ही है गुरुजी। आप बच्चों को नियंत्रित करना चाहते हैं और मेरी आई अनुशासित। नियम दोनों में होते हैं, लेकिन नियंत्रण में स्वतंत्रता छीन ली जाती है और अनुशासन उन नियमों के साथ स्वतंत्रता से जीने का सही ढंग सिखाता है गुरुजी। ये मुगलों के सताए बेघर और बेसहारा लोग हैं। हम इनकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। आओ, चला। मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूंगी, पर हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं और मेरा बच्चा सर उठाकर जिएंगे। क्या काम कर सकती हैं आप? इससे पहले पुजारी के पास काम करती थी। वहाँ पे भगवान की झांकियाँ सजाने से लेकर खाना बनाना, सफाई का काम, हर काम कर सकती हूँ। पर गुड़ी पड़वा के आयोजन के लिए पूरे किले को सजाया जा रहा है, अब वहाँ काम कर सकती हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपके कारण हमारे बालकों ने इतना कुछ सीखा और हमने आप ही का अपमान किया। नहीं, आपको या किसी और को मेरी क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ, जो आपने कहा, जो आपने किया, उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। हाजी, आज मैं तुझे और एक गुण सिखाना चाहूंगी, कृतज्ञता। पता है बाजी, जो हमेशा हमसे अच्छा व्यवहार रखता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, हम उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। पर सही में हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारा उपहास करता है, खड़ी खड़ी हमें चुनौती देता है, हम पर कभी विश्वास नहीं करता। काम आती है क्योंकि उसी के कारण हमें स्वयं को साबित करने की प्रेरणा मिलती है। आज तूने जो कुछ भी सीखा है, गुरुजी के कारण ही तो सीखा है। गुरुजी की तो ताड़ना में भी प्रेम छुपा होता है। लक्षा ठेव बाजी, जब तक पत्थर चिन्नी का मार नहीं खाएगा, मूर्त कैसे बनेगा? कर लो। हो आई। आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद। भाई साहब, आज आपने हमें सिखा दिया कि परंपरा पुरानी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर यदि परंपरा बूढ़ी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। हम पुराने खंडहरों को संभालने में इतने उलझे हुए होते कि हमारे आंखों के सामने हो रहे नए निर्माण को नहीं देख पाते।
आज आपने और आपके पुत्र ने हमारी आंखें खोल दी। हमें सिखा दिया कि बड़े बच्चों को सिखाते तो बच्चों से सीखते भी हैं। कहावत सुनी थी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज पता चला कि मरने वाले का नाम भी लिखा जा सकता है। इन दानों पर मराठी सरदारों के नाम लिखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब आप जानते हैं कि यहाँ हवा भी हमारी मर्जी से चलती है, तो आपने सोच कर लिया कि कोई भी पैगाम हमसे बचकर निकल जाएगा। शहजादे कमबख्त ने आपका पैगाम बदल दिया और तारा रानी साहेब ने खुद अपने हाथों से आपके वफादार सरदारों का कत्ल कर दिया। अब हमारा रिश्ता तो कुछ ऐसा है कि आपके साथ धोखा करने का, चाल चलने का दिल ही नहीं करता। तारा काकी साहिब ने वफादारों को नहीं, मराठियों के गद्दारों को मारा है। तारा काकी साहिब मराठियों की तलवार हैं, और यदि महादेव की कृपा रही तो वो तलवार ऐसे ही मुगलिया सल्तनत की जड़ें काटती रहेगी। एक दिन चारों दिशाओं में मराठी ध्वज फहरेगा बादशाह सलामत। इतनी छोटी सी जीत पर इतना बड़ा ख्वाब देखना ठीक नहीं। आंखें इस ख्वाब का बोझ उठा नहीं पाएंगी। जो अरसे से एक अंधेरे में हो, उसे जुगनू की रोशनी में भी सूरज नजर आता है, मगर जुगनुओं के टिमटिमाने से सूरज नहीं उगता। और आपकी जिंदगी में तो उगेगा भी नहीं। लोग बाइज्जत रिहा किए जाते हैं शाहू जी, पर आप वो शख्स हैं उम्र भर बाइज्जत मुगलों के कैदी बनकर रहेंगे। बाजी, तू कितनी जल्दी इतने सारे गुण सीख लिया, और अब तो तू सातारा जा रहा है अजिंक्य तारा देखने। उसके लिए सातारा जाने की क्या आवश्यकता है? तारा तो कहीं से भी दिख सकता है। अरे इशू, अजिंक्य तारा सातारा का किला है। वो तो मुझे पता था। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं। कुछ तो है। परशु के बारे में सोच रहा है ना बाजी? मित्रता टूटी, बुरा तो लगेगा ही ना गोटिया। मैं, तू, ईशु, परशु, चिमना, हम 5 एक हाथ की उंगलियां थी। एक उंगली कट गई, मन तो दुखेगा ही ना। इतना मन दुख रहा है तो क्षमा क्यों नहीं कर देता बाजी? शु? जब गोटिया ने गुरुजी के भोजन के डब्बे में मेंढक रखा और तेरा नाम लगा दिया था, अभी तो तूने उसे माफ कर दिया था ना बाजी? जब यीशु ने गुरुजी के साथ दुर्व्यवहार किया, अभी तो तूने उसे माफ कर दिया था ना बाजी? पर मेरे मुंह में मिर्ची डालने के बाद तो मैं भी मिर्ची खा लूंगा। मैं जानता हूँ बाजी, मेरी भूल बहुत बड़ी है, पर राधा का कहती है ना, जो सच्चे मन से पश्चाताप करे उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। ठीक है परशु, यदि तेरे मन में सच्चा पश्चाताप है तो मैं तुझे क्षमा करता हूँ। बाजी, तूने मुझे माफ कर दिया, तो मित्र को गले क्यों नहीं लगा रहा? तूने जो किया मैं उसे माफ कर सकता हूँ, मैं भूल नहीं सकता। मैं भावुक हूँ,
मूर्ख नहीं। बाजी, पर हम फिर से मित्र बन गए हैं ना। धागा टूटकर जुड़ तो गया, पर गांठ रह गई ना। मैं उनके गले नहीं लगता जो गले लगने के बहाने पीठ में छुरा भोंक देते हैं। यदि तूने मात्र मेरे साथ छल किया होता तो मैं तुझे माफ कर देता, पर तूने गोटिया और ईशु के साथ भी छल किया। तो इतना स्वार्थी था परशु कि तू मेरे सबसे अच्छे मित्र गोटिया को वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी और तभी तो उसे हमारे सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी। याद है ना परशु, स्वराज के लिए एकता बहुत आवश्यक है। तूने एकता तोड़ दी है। मैं तेरा शत्रु नहीं हूं, पर मित्र भी नहीं रहा। बाजी, मैं अब तक प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे अगले जन्म में हलवाई के घर पैदा कर, ताकि सारा दिन मिठाई खा सकूं। पर अब से प्रार्थना करूंगा कि मुझे तेरे घर में तेरा भाई बनाकर पैदा कर। भाई तो इस जन्म में भी तू मेरा ही है, बस थोड़ा मोटा है, पर तू भाई मेरा ही है। जी। कल मैं परिवार के साथ सातारा जा रहा हूँ, पर तू नहीं जा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि परिवार तो जा रहा है, पर पूरा परिवार नहीं जा रहा। तो मैं भी चलता हूँ। और मैं भी नहीं रे गोटिया, मैंने आई से पूछा था, पर आई ने कहा वो तुम्हारे आई बाबू को और परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है बाजी, तू कल सातारा जा, अजिंक्य तारा देख। हम दोनों यहीं से आसमान का तारा देख लेंगे। ऐशु हो रे। हुजूर, जब खुद की उम्र 4 दिन की बची हो तो दूसरे की उम्र के फैसले नहीं सुनाया करते। आप और आपकी मुगलिया सल्तनत अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर आपके चारों बेटे भी चाहें तो भी एक अकेली तारा रानी साहिब को नहीं हरा सकते। जो भी हो, ये बादशाह अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि एक औरत से हार जाए। हम मुगल हैं, हम सिर्फ जमीन पर नहीं फलक पर भी हुकूमत करते हैं। आप लोग जमीन पे जाल बुनते हैं ना, हम आसमान में बुनते हैं। और अब जरा मुद्दे की बात। गुड़ी पड़वा के मुबारक मौके पर सातारा के आसमान में ऐसा धमाका होगा कि तारा रानी साहिब और अजिंक्य तारा गढ़ दोनों खाक में मिल जाएंगे। यदि अजिंक्य तारा इतना बड़ा है तो पूरा का पूरा सातारा कितना बड़ा होगा? तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया, और हो कौन तुम? श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट का पुत्र बाजी। गुड़ी पड़वा के मुबारक मौके पर सातारा के आसमान में ऐसा धमाका होगा कि तारा रानी साहिब और अजिंक्य तारा गढ़ दोनों खाक में मिल जाएंगे। जब तक मुगल सल्तनत में कमरुद्दीन जैसे जाबाज और शातिर सिपाही मौजूद हैं, मुगलों की हस्ती कभी नहीं मिटेगी।
गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई मैंने परसों को क्षमा तो कर दिया, पर कब से एक ही प्रश्न बार बार मेरे मन में घूम रहा है। कौन सा प्रश्न? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि परशु जैसे दोस्त भी संकट के समय धोखा दे देंगे तो मैं स्वराज की लड़ाई कैसे लड़ूंगा। स्वराज के सिपाहियों का तो एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। रणनीति में विश्वास करते करते भी विश्वासघात के लिए तैयार रहना चाहिए बाजी। और यदि तू सतर्क रहता तो बात आज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तुझे पता होना चाहिए था कि परशु क्या सोच रहा है। अपने साथी से सवाल पूछो, उसके मन को पढ़ो, तभी तुम उसे समझ पाओगे। कर लगा? यही जिज्ञासा वो तेरा अगला गुण है जो मैं तुझे वापस लौटने पर सिखाऊंगी। आई तो अजिंक्य तारा आई। यदि अजिंक्य तारा इतना बड़ा है तो पूरा का पूरा सतारा कितना बड़ा होगा। आओ, आप माथे पर मिट्टी क्यों लगा रहे हो? भीयू, पवित्र स्थान की मिट्टी भी पवित्र होती है। भाव, ये मंदिर नहीं है, किला है, किला। ये मंदिर है भीयू, स्वराज का मंदिर। बाबा कहते हैं कि सातारा मात्र मराठी साम्राज्य की राजधानी ही नहीं, मराठी साम्राज्य का हृदय भी है। अजिंक्य तारा हमारी शक्ति, स्वतंत्रता और सभ्यता का प्रतीक है। भीयू, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मूर्ति को प्रणाम नहीं करते, उस मूर्ति में बसे भगवान को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं भी इस किले को प्रणाम नहीं कर रहा, इस किले में बसे स्वराज के भाव को प्रणाम कर रहा हूं। इस मिट्टी का आशीर्वाद ले रहा हूं ताकि स्वराज का सच्चा सिपाही बन सकूं। फिर तो श्रीमान चिमनाजी साहेब भी इस मिट्टी का आशीर्वाद लेंगे और मैं भी। चला। बाबा, बाबा, सरकार, बाबा, गुड़ी पाड़वा का इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूर्ण हो गया। अब मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रुकूंगा।
ये तो हमारी पाठशाला से भी बहुत बहुत बड़ा कक्ष है। मुझे भी अपनी गुड़िया का विवाह सातारा में करना चाहिए था, उसे इतना बड़ा ससुराल मिलता। चला अंदर चल के देखे। अरे चला। अरे भाऊ। क्या बात है? आप मुस्कुरा तो रहे हैं पण परेशान लग रहे हैं। काय झालं? आपसे कुछ भी छुप नहीं सकता सरकार। हम नहीं चाहते थे कि आप सब गुड़ी पाड़वा पर यहाँ अजिंक्य तारा आए, क्योंकि गुड़ी पाड़वा पर एक हमले की आशंका है। पर जब किले के सभी कर्मचारियों के परिवार यहाँ हैं, तब कायर बनकर आप सबको यहाँ आने के लिए कैसे रोक सकते थे? किस हमले की आशंका है बाबा? हमारे पास सूचना है बाजी कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा पर कुछ करने वाला है, और वो कब कहां कैसे वार करेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए अजिंक्य तारा की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अरे बाबा, अजिंक्य तारा का अर्थ होता है वो तारा जिसे कभी जीता ना जा सके, तो फिर इस पर हमला कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। योद्धा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होना चाहिए, उसे हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए बाजी। बाबा, क्या किले की सुरक्षा के लिए मैं भी कुछ कर सकता हूँ? क्यों नहीं बाजी, सावधान रहो, सब पर दृष्टि रखो, और कोई भी कहीं भी कुछ भी सामान्य से अलग लगे उसकी तुरंत हमें सूचना दो। हमें एक आवश्यक कार्य के लिए पुस्तकालय जाना है, विश्राम कीजिए। ये तो आमी। अजिंक्य तारा घूमने चले? भाऊ, हम तो ये कक्ष देखकर ही थक गए, थोड़ी देर विश्राम करें। और मैं नमकाड़ी तेल से मेरे दूध के दांत मांजूंगी। बाबा कहते हैं योद्धा को अपने शस्त्रों का स्वयं ख्याल रखना पड़ता है। ये चाबियां लीजिए बालाजी, इससे आप पुस्तकालय के विशिष्ट कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। लीजिए, आदत डाल लीजिए बालाजी, आगे चल के आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी।
गुड़ी पड़वा के उत्सव पर सरदार आणि राज्य के अतिथि यहाँ से प्रवेश करेंगे, सामान्य प्रजा यहाँ से, आणि अतिथियों के रुकने की व्यवस्था होगी यहाँ। तुम महल में रुकैया नहीं, रुकमनी बनकर जाओगी और महल की खास सजावट अपने हाथों से करोगी। और फिर मौका पाते ही यह पता करोगी कि वहां कौन सा ऐसा बिल है जहां खतरे की आहट होते ही तारा रानी अपने बेटे राजे को लेकर दुबक सकती है, और फिर उस बिल में इतने छेद करना कि जब गुड़ी पड़वा में आसमान से आग बरसे तो उस बिल तक पहुंच जाए। पर ख्याल रहे, काम बहुत होशियारी से होना चाहिए और किसी को कानो कान खबर ना हो, खास करके उस बालाजी को। आप बेफिक्र रहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बालाजी को हराकर ये रुकैया अपनी बहन परवीन की मौत का बदला जरूर लेगी। यदि गोटिया भी यहाँ होता तो कितना आनंद आता। Hey!
रहा वो बिल जहां मुझे इतने छेद करने हैं कि हमारी आग की लपटें उसके अंदर भी घुस जाए। इसका मतलब यहां कोई आया था, पर कौन? तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? मैं श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट का पुत्र बाजी। होए का? वैसे तो तुम्हारे पिता अनुशासन, संस्कृति, परंपरा की बातें करते हैं, पर अपने ही पुत्र को नहीं सिखा पाए कि राजवंशियों में और सामान्य नागरिकों में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है, आप ही बता दीजिए। अंतर होता है अधिकार का, रगों में दौड़ते रक्त का। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है, उनकी विरासत है। इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। रक्त किसी के भी रगों में हो, रंग तो लाल ही होता है। रंग तो हीरे और कांच का भी एक ही होता है, पर रंग एक हो जाने से मूल्य एक नहीं हो जाता। राजा का खून बहने से बचाने के लिए हजारों सैनिक अपना खून बहा देते हैं, और इसीलिए राजा सबसे बड़ा होता है। और प्रजा को बचाने के लिए एक सच्चा राजा अपना रक्त बहा देता है, इसीलिए प्रजा सबसे बड़ी होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज विरासत से नहीं पाया था, उन्होंने भी ये स्वराज अपना रक्त बहाकर पाया था। मात्र अपने वंश के लिए नहीं, इस मिट्टी की हर संतान के लिए। ये मराठी स्वराज किसी राजवंश का नहीं, प्रत्येक मराठी का है, और छत्रपति शिवाजी महाराज प्रत्येक मराठी के हैं। तुम्हारा इतना साहस कि तुम अपने राजा से बहस कर रहे हो? निकलो यहाँ से। निगाह। विरासत मात्र रक्त की ही नहीं होती, भावना की भी होती है। आपके अंदर रक्त का अभिमान है, तो मेरे अंदर कर्म का स्वाभिमान है, और कर्म रक्त से बड़ा होता है। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद रहा तो ये बात मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्षमा कीजिएगा काकी। ये कौन है और इस स्थिति में भाग क्यों रही हैं? रुक्मणी जी, ये हमारा परिवार है।
हमारी पत्नी राधा, छोटा बेटा चिमना। बाबा, श्रीमान चिमना जी साहेब। ओह, श्रीमान चिमना जी साहेब। आणि ही भीव। और ये रुक्मणी जी है, अब यहीं काम करती हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। काकी, आप भी मुझे इतने अच्छे सुंदर सुंदर चीजें बनाना सिखा दो। मैं आपको मेंढक पकड़ना सिखाऊंगी। संभाल कर भी। और क्षमा कीजिएगा काकी। और ये हमारा बड़ा बेटा। इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। कहाँ? थोड़ी देर पहले पुस्तकालय के पास वाले गलियारे में। ये बहुत जल्दी में थी। हम दोनों लगभग टकरा ही गए थे। मैं इनसे क्षमा मांगने वाला था, पर ये चली गई। शायद तब इन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। मुझे तभी लगा था कि इन्हें ऐसी अवस्था में इतनी तेजी से नहीं चलना चाहिए। ये मुगलों के सताए बेघर और बेसहारा लोग हैं। हम इनकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। क्या काम कर सकती हैं? इससे पहले पुजारी के पास काम करती थी। गुड़ी पड़वा के आयोजन के लिए पूरे किले को सजाया जा रहा है। अब वहां काम कर सकती हैं। जिसने पुस्तकालय में हमारे कागजात देखे थे, कहीं वो रुक्मणी तो नहीं है? आप पुस्तकालय के पास क्या करने गई थी? वो शरबत में मैंने ऐसी दवा मिलाई हुई है कि बाजी कुछ ही पल में सो जाएगा और फिर नींद में ही उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। किसी को खबर होने से पहले ही हो चुकी होगी बाजी की मौत। आप पुस्तकालय की ओर क्या करने गई थी? वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपने कहा था ना कल सुबह की पूजा के लिए सामग्री की सूची बनानी थी, वो इसलिए आपको तलाश रही थी। अच्छा। अगर आपको बाबा से ही मिलना था तो फिर आप भाग क्यों रही थी? वो मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे में उबकाई आने लगती है तो मुझे डर लगा था कि कहीं उल्टी ना हो जाए, इसीलिए। मैं समझ सकती हूँ। जब भी यूं होने वाली थी तब मेरा भी जी ऐसे ही मचलता था। अब ध्यान रखना। मैं इसकी ताई हूँ ना, तो जब भी इसको खट्टा खाने का मन होगा मैं ऐसे ही लीला कर दूंगी। संभाल कर भी हो। इस अवस्था में आपको इतना श्रम नहीं करना चाहिए रुक्मणी जी। किसी को उबकाई आएगी तो वो मुंह पर हाथ रख कर भागेगा, पेट पर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रुक्मिणी काको को छुपा रही हैं। बाबा, गुड़ी पाड़वा का उत्सव कब आरंभ होगा? सांगा ना। उत्सव तो आरंभ हो ही गया समझो बेटा। अभी महिलाएं आंगन में रंगोली बनाएंगे, फिर राज्य से कोने कोने के आए हुए हमारे मराठी सरदार वहां सम्मिलित होंगे, फिर बहुत सारे सातारा के संभ्रांत नागरिक महाराज शिवाराजे को शुभकामनाएं देने आएंगे। एक तरफ महिलाओं का कार्यक्रम चलेगा और दूसरी तरफ
पुरुषों का। ये कार्यक्रम देर रात तक चलेगा, फिर सुबह गुड़ी की पूजा की जाएगी, फिर गुड़ी पाड़वा मनाया जाएगा। हमें नीचे देखकर चलने की आदत नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। सुना है आप बड़ा सुंदर गाती हैं, गाइए ना। आला ग चैत्राचा महिना, नववर्षाचा वर्षाचा आनंद असो सदेना। आला ग चैत्राचा महिना। कहते हैं भूखा पेट से गाता है, झूठा कंठ से और सच्चा दिल से गाता है। ये आवाज सीधी दिल से निकल रही है। आंब्याच्या पानाचं उंच। ये कौन है? जी ये बालाजी की पत्नी राधा भाई हैं। उंच उंच गुढीवर शौर्य मराठी जनांचं। आला ग चैत्राचा महिना। तारीपा प्रणाम राणी साहब। प्रणाम राणी साहेब, गुडी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी शिवबाई। आपकी पुत्री आई है ना आपके साथ? हो, आलिया है, रात्रि के महिला उत्सव में कृष्ण प्रसंग प्रस्तुत कर रही है। बियू? पर मुझे नहीं पता क्या कर रही है, बिल्कुल नहीं बताया उसने। आपने क्या नाम बताया था उसका? काशी। काशी। भाई साहब, हाँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं? हाँ रुक्मिणी, मैं देख लूंगी, जा। आपने रुक्मिणी काकू को देखा क्या? वो अभी अभी यहाँ आई थी। नहीं तो आखिर वो गई तो गई कहाँ?
जहां मुसीबत के वक्त तारा रानी साहिब और राजे छिपते हैं। अब मैं इस बिल के इस पिछली दीवार में इतने छेद करूंगी कि ये बिल भी तारा रानी साहिब और राजे को हमारी आग की लपटों से नहीं बचा पाएगा। इसी बिल में मराठी रियासत हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। जनाब कमरुद्दीन का रुतबा जितना ऊंचा, उनकी सोच उतनी ही गहरी। बालाजी जैसे शरीफों को उनकी शराफत ही ठग लेगी। वैसे तो हर चीज पर शक करते हैं, पर एक हामला औरत को इज्जत भी देते हैं और सहूलियत भी। उन्हें क्या खबर कि मैं हर रोज इस मटके में बारूद भर भर कर ले आ रही हूँ। मैंने ये बारूद यहाँ की सजावट की हर चीज में मिला दिया है। जिस गुड़ी को ये बुरी नजर टालने का जरिया समझते हैं, अब इसी गुड़ी की बुरी नजर इन्हें लगने वाली है, क्योंकि हर गुड़ी तेल और बारूद से भरी हुई है। हर गुड़ी एक सोया हुआ शोला है, जिसे आग का लम्स मिलते ही जाग जाएगी और फिर पूरा का पूरा अजिंक्य तारा हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। अब सातारा को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। जिससे भी ये मटका टूटा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो मैं रास्ता भटक गया था। यहाँ पे किसी का भी आना जाना मना है, जाओ यहाँ से। कद के साथ साथ अक्ल भी उम्र से बड़ी है। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। अब इस सवा शेर का शिकार तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल सवाल ये है कि इस मटके का अब मैं क्या करूं। भाऊ, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ आंगन में बहुत मजा आ रहा है। मैंने और आई ने गुड़ी लगाने में सबकी सहायता भी की और मैंने महल के 2-3 बच्चों को अपने दूध के दांतों से डरा भी दिया। आप भी चलो ना। भाऊ, चलो ना। आप क्या सोच रहे हो? भाऊ? अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ भी हूँ। क्या? यही कि रुक्मिणी काकू इतनी अजीब क्यों लग रही है।
वो बार बार झूठ क्यों बोल रही हैं? पहले भी उन्होंने पापा से कहा कि उन्हें उक्काई आ रही है, पर असल में ऐसा नहीं था। और अब उन्होंने आई से कहा कि वो बहुत थक गई हैं, और फिर इतनी तेजी से चलने लगी कि मैं भी उनका पीछा नहीं कर पाया। वो बड़ी विचित्र हैं। बियू, हंस क्यों रही है? विचित्र से मुझे याद आया कि उनके पेट से कैसी विचित्र आवाज आती है। एक बार मैंने 8 मोदक खा लिए थे, तो मेरे पेट से भी विचित्र आवाजें आ रही थी, पर उनके पेट से तो बहुत विचित्र आवाजें आती है। कैसी आवाजें? जब भी मैंने उनके पेट पर कान लगाया था, तो ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई मटके पर कान लगाकर सुनने में आते हैं। और क्षमा कीजिएगा काकी। बियू, एक काम करेगी? हाँ भाऊ। तो चल। मेरा संदेह सही था, रुक्मिणी काकू गर्भवती नहीं है। बियू, आई ने तुझे काकू को परेशान करने से मना किया था ना, तो चल, महिला उत्सव शुरू होने वाला है, चल जल्दी। रुको रुको, मैंने कोकम का शरबत बनाया है, तुम दोनों के लिए लेके ही आ रही थी। अब तुम लोग आ ही गए हो तो पी के जाना। कोकम का शरबत? वो तो मेरा सबसे प्रिय है, मैं तो इसे सारा पी जाऊंगा, और वैसे ही मुझे बहुत प्यास लगी थी। चल बियो, पटकन चल। इस शरबत में मैंने ऐसी दवा मिलाई हुई है कि बाजी कुछ ही पल में सो जाएगा और फिर नींद में ही उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। किसी को खबर होने से पहले ही हो चुकी होगी बाजी की मौत। भाऊ? क्या? यदि किसी ने महल का नक्शा जानने का प्रयास किया है तो इसका एक ही अर्थ है कि शत्रु अंजिक्यतारा में प्रवेश कर चुका है। पर दादाजी, यदि शत्रु यहाँ प्रवेश कर चुका है तो उसने अब तक रानी साहब और महाराज पर वार क्यों नहीं किया? राणा जी, सब कुछ ठीक है ना? रानी साहब और रानी साहब, सब कुछ ठीक है। हम लोग महिलाओं के उत्सव की तैयारियों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और रानी साहब, आपने रानी साहब को सचेत क्यों नहीं किया? लाला जी, भीड़ में अगर सांप निकल जाए ना तो सांप का शोर सांप से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। अगर हमारे अलावा किसी और को ये बात पता चली ना तो पूरे अंजिक्यतारा में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए हमें शोर नहीं मचाना है, चुपचाप सांप को ढूंढकर उसके फन को कुचल देना है। उत्सव आरंभ होने वाला है, सारे अतिथि आ चुके हैं, ऐसे में इतनी जल्दी शत्रु को कैसे ढूंढेंगे? मुझे पता है वो कौन है।
मेरा संदेह सही था। रुक्मिणी काकू झूठ बोल रही हैं। वो गर्भवती नहीं है। मैंने कोकम का शरबत बनाया है, तुम दोनों के लिए लेके ही आ रही थी। अब तुम लोग आ ही गए हो तो पी के जाना। मुझे संदेह हो गया था कि उस शरबत में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने भियो को शरबत का एक बूंद भी नहीं पीने दिया और बाद में सरसों का घोल बनाकर। लेकिन सरसों का घोल पीने से उल्टी होती है, ये तुम्हें कैसे मालूम? आई मुझे गुण, शास्त्र और वेदों के साथ साथ आयुर्वेद भी पढ़ा रही है। बालाजी, आपका पुत्र तो आपसे भी ज्यादा तेज है। इससे पहले कि रुक्मणी कुछ करे, हमें उसे रोकना होगा बालाजी। चला। लगता है भाग गई। खास महल से बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद करवा दो। हो दाना जी। यदि रुक्मणी को ऐसा लगता है कि उसने बाजी को चकमा दे दिया है, तो वो तारा रानी साहब और महाराज पर हमला किए बिना यहां से क्यों जाएगी? वो महल में ही कहीं छिपी होगी, पर कहां? मुझे पता है वो कहां हो सकती है। मैंने वो फूटा हुआ मटका यहीं देखा था। ये तो आपातकाल के लिए बनाया हुआ कक्ष है। वो यहाँ क्या करने के लिए आई थी? लगता है आपातकाल कक्ष तक पहुंचने के लिए उसने नक्शा देखा था। ताला तो जो कहते हो है। वो यहाँ आई थी तो उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरे आने की आहट सुन ली थी और इसीलिए मटका फूट जाने के कारण वो यहाँ पर जो करने आई थी वो कर नहीं पाई? हाँ, ये भी हो सकता है। अंजे आपातकाल कक्ष सुरक्षित है। थाना जी, मैंने सभी द्वार बंद करवा दिए हैं और रुक्मिणी भी अभी तक महल के बाहर नहीं गई है। खास सभी सिपाहियों को इकट्ठा करो, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। हो नहीं, नहीं। यदि रुक्मिणी अजिंक्य तारा में अभी तक है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो नहीं जानती कि उसका भेद खुल चुका है और उसे इस बात का संदेह भी नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्वयं बाहर आ जाए। पर ये होगा कैसे? एक रास्ता है, मैं वो करता हूँ जो वो चाहती है। मैं सो जाता हूँ बाबा। नमस्ते। बूंदी का लड्डू। अच्छा गाती हो तुम, लेकिन पहले तुम्हें देखा नहीं यहाँ पर। नहीं, हम लोग पहली बार सतारा आए हैं। दरअसल सासवड़ से। सासवड़? जी। वो तो बहुत छोटा सा गांव है ना? म्हणजे वहां पर रहने के बाद यहाँ तो तुम्हें बहुत पराया पराया लगता होगा। सासवड़ हो या सातारा, काय फरक पड़तो? देश अगर अपना हो तो कुछ भी पराया नहीं लगता। आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही। आज वो कृष्ण की भक्ति में प्रसंग प्रस्तुत करने वाली है ना? हो, पर वो क्या करेगी ये किसी को नहीं पता। ऐसी ही है काशी, सबसे सुंदर, सुशील और बुद्धिमान, इतनी सी आयु में सर्वगुण संपन्न। बिल्कुल हमारे बाजी भाव की तरह। बाजी भाव भी नृत्य कुशल है। बियू? हमारा मतलब था कि इतने से आयु में
बहुत सारे गुण उनमें भी है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे बाप? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या खा लिया था, बेहोश हो गया अचानक। वैसे चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। वैद्य जी ने दवाई दे दी है और कह रहे थे कि जल्दी होश आ जाएगा। बरा। तब हम भाव से पूछेंगे कि हुआ क्या था। बरा। मिलते हैं। चल भी। सोचा था कि मैं मौका देख के इन औरतों की भीड़ के साथ ही इस महल से बाहर निकल जाऊंगी, पर अगर उस बाजी ने बालाजी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उसके मुंह खोलने से पहले ही मुझे उसे खामोश करना ही होगा। अब तकिए क्यों लगा रहे हैं? मैं ही ऐसा हो जाता हूँ ना। नहीं बाजी, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। मुगलों की भेजी हुई हत्यारिन है, वो कुछ भी कर सकती है। पर बाबा, यदि उन्हें मैं नहीं दिखा तो उन्हें संदेह हो जाएगा कि ये सब एक चाल है। वो सतर्क हो गई तो आप ना उन्हें पकड़ पाएंगे और ना ही ये जान पाएंगे कि वो यहाँ क्या करना चाहती थी। जानते हैं बाजी, पर बेटा हम तुम्हारे प्राण तो संकट में नहीं डाल सकते ना। बाबा, आप ही ने तो मुझे सिखाया है ना कि वीर मृत्यु के नहीं मातृभूमि की चिंता करते हैं। और आप अभी मुझे ये करने से रोक रहे हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक मेरे बाबा की नजर मुझ पर है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि मैं वास्तव में बीमार होता तो मेरी आई मैं उत्सव में नहीं होती। बाजे!
तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। महादेव करे आपका ये साल सफलता और संपन्नता से भरपूर हो। दाती दाम दाती दाम दाती दाम सारे नि सा पा मा पा गा पा गा रे नि सा सारे नि सा पा मा पा गा रे नि रे सा pani sa ni सा सा नि दा पा मा नि दा नि दा पा मा गा पा दा गा पा मा गा रे रे गा गा मा मा पा दा दा रे नि सा सा रे रे गा रे सा नि सा सा नि दा पा मा गा रे नि दा पा मा गा रे पा गा रे नि सा हे माधव हे मुरली मनोहर बाजी, काशी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने मुझे उठाने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत नहीं, मदद के लिए। हाँ, जिसे कि बहुत बड़े नायक हो। तुमसे तो बड़ा ही हूँ। खजूर का पेड़ भी तुलसी से बड़ा ही होता है, पर फिर भी तुलसी अच्छी होती है, समझ लो। बाजी, ये क्या कर रही है? मैं अपने मन में तुम्हारे लिए बुरे शब्द बोल रही हूँ। तो मन में क्यों बोल रही है? मुंह से बोलना। कुंती कन्या कभी ऐसे शब्द नहीं बोलती। लो, याद रखना, जो दूसरों के लिए जैसा सोचता है, उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस बंदरिया ने रुक्मिणी को भगा दिया। हाँ, पता नहीं इतनी सारी महिलाओं के बीच वो कहाँ छुप गई होगी। अब और लड़ना है या संगीत आरंभ करें? औरतों के कार्यक्रम में मर्दों का रहना शोभा नहीं देता। जाओ, बाहर जाओ।
पहले जाओ उसे पकड़ ले, जाओ। चलो हमारे साथ। यदि उस मुठभेड़ में कमरुद्दीन भी मारा जाता तो ये जीत और भी अधिक मीठी होती। औरंगजेब का जवाब अभी भी मिला है, तब मुंह तोड़ जवाब मिलता। मुंह तोड़ जवाब उसे अब भी मिलेगा। गुड़ी पड़वा के बाद उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। भावराव मल्हार, उत्सव के समय क्रोध करने का क्या अर्थ है? उत्सव? मराठियों के हाथों मराठियों के मारे जाने का उत्सव केवल आप ही मना सकते हैं पंत प्रतिनिधि। ये भावराव मल्हार नहीं। भावराव, जबान छोड़कर बात कीजिए। थांबा। मित्रांनो, भावराव को अपने मन की बात कहने दो। कहिए। मेरे पिता, आपके पिता, आपके पिता, आपके पिता और आपके भी पिता, सबने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर मराठी साम्राज्य के लिए अपना रक्त बहाया। और अब इस साम्राज्य, इस अजंक्य तारा की स्थिति को देखकर उनकी आत्मा आंसू बहा रही। और एक बात याद रखिए, लकड़ी चाहे चंदन की ही क्यों ना, उसमें घून लग ही जाता है। शांति। कौन सा घुन लग गया इस मराठी साम्राज्य को? आप। भावराव, मेरी मातृभूमि जिसे मैं अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करता हूँ, उसी मातृभूमि की डोर तारा रानी साहेब ने पुत्र प्रेम में अंधी होकर आप जैसे कमजोर राजा के हाथ सौंप दिया। मेरे भाई शंकर राव मल्हार की हत्या का जख्म देकर भी उनका मन नहीं भरा, तो उन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने उन्हें मारा है। तो तुम उस गद्दार के भाई हो? गद्दार नहीं था वो, शाहू जी का मात्र समर्थक था। आपने युद्ध की इतनी गाथाएं नहीं सुनी होंगी, उससे कई अधिक मराठियों के लिए युद्ध लड़े हैं उसने। जब वो मैदान में उतरता था, अकेला ही सैकड़ों पे भारी पड़ता था वो। और तारा रानी साहब का कहना है कि आपने अकेले ही शंकर राव मल्हार और अन्य मराठी सरदारों के प्राण ले लिए। मात्र प्राण नहीं, सम्मान भी लिया है। तुम्हारा भाई अपने घुटनों के बल बैठकर हमसे
अपने जीवन की भीख मांग रहा था भाऊराव। खूब भाग्यशाली है तू कि तुम मराठियों की भूमि में पकड़ी गई। यहाँ नारी का सम्मान होता है। तुम भले ही नारी होने की गरिमा भूल गई हो, हम मराठी अपनी गरिमा नहीं भूले। और ये भी नहीं भूले कि तुम हमारी शत्रु हो। बताओ, तुम किस इरादे से आई हो यहाँ पे? कितने हो तुम लोग और क्या क्या करने वाले हो? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मुगल हूँ, कातिल हूँ, पर गद्दार नहीं। तुम जैसों की जबान खोलना हमें आता है। मुझे पता था आप जिद पर आ जाएंगी और ना चाहते हुए भी मुझे अपनी जुबान खोलनी ही पड़ेगी। इसीलिए किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। औरंगजेब जिंदाबाद! अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही। खत्म कर दो इसे। रानी साहब, औरंगजेब के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की यही एक चाबी है। इसे तोड़ दिया तो कठिनाई में पड़ जाएंगे सब। रानी साहब, बाबूराव मल्हार ने राजे के ऊपर तलवार उठाई। काय? हो। गुड़ी पाड़वा की पूजा के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपने अपने राजा पर तलवार उठाने का दुस्साहस कैसे किया? तलवार उठाई पण चलाई नहीं, लेकिन केवल तलवार उठाने भर से सच पे पड़े झूठ का पर्दा कट गया। कौन सा सच? राजे की वीरता का सच। इनकी रगों में आपका रक्त तो है, किंतु शत्रुओं को देखकर इनका रक्त ठंडा पड़ जाता है। इनकी वीरता आपका फैलाया हुआ भ्रम है। और आप कहती हैं कि जिन मराठी सरदारों को आपने मारा वो मराठियों के विरुद्ध उस औरंगजेब से जा मिले थे। झूठ। किंतु सत्य तो यह है कि मेरा भाई और शाहू जी के श्रेष्ठ समर्थक इस राज्य के असली उत्तराधिकारी को वापस लाने का मार्ग खोज रहे थे, पर आपसे ये सहा नहीं गया। आप जानती हैं कि शाहू जी के लौट आने पे आपके राजे का क्या होगा। भला सोने के आगे पीतल को कौन पूछता? इसलिए आपने स्वयं मेरे भाई को मार दिया और उसका सेहरा अपने पुत्र के सर बांध दिया। हत्या निर्दोषों की जाती है, पापियों का वध किया जाता है। आपका भाई देशद्रोही था, महाराज ने उसे देशद्रोह का दंड दिया है। यदि यही बात है तो मैं महाराज से प्रार्थना करता हूं कि यही दंड मुझे भी दे, किंतु अपने हाथों से। मुझे केवल सत्य ही नहीं, प्रमाण भी चाहिए। मैं राजे को चुनौती देता हूं, यदि इन्होंने स्वयं मेरे भाई और अन्य मराठी सरदारों को मारा है तो कल मुझसे युद्ध कर मुझे भी उसी प्रकार मारे जिस प्रकार इन्होंने मेरे भाई को मारा। मैं भाऊराव इस बात को सिद्ध करने का बीड़ा उठाता हूं कि राजे सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। क्या आप राजा और मेरा द्वंद्व करवाकर मुझे गलत साबित करने का बीड़ा उठाती?
तलवार उठाइए और देशद्रोही को मृत्युदंड दीजिए। जय भवानी। उठाइए बीड़ा रानी साहब, उठाइए। रानी साहब आप चिंता मत कीजिए, इस भावराव को हम स्वयं खामोश कर देंगे। बस, हम इस सत्य को और नकार नहीं सकते पंत प्रतिनिधि जी की राजे युद्ध नहीं कर सकते। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि राजे अगर एक योग्य योद्धा साबित नहीं हुए तब भी एक योग्य शासक अवश्य बनेंगे, और हम उनकी युद्ध कला की अयोग्यता को उनके सिंहासन पर बैठने की बाधा नहीं बनने देंगे। इस चुनौती का सामना राजे ही करेंगे, और वो भी अकेले। हमको तो आश्चर्य है कि मुगलों ने इतने बड़े षड्यंत्र की जिम्मेदारी एक औरत को दे कैसे दी, क्योंकि वो तो हमारी तरह नारी को शक्ति का रूप मानते ही नहीं है। उसने अपनी जबान क्यों काटी? ऐसा कोई तभी करेगा जब उसके पास कोई ऐसा राज हो जिसे वो किसी भी मूल्य पर बताना नहीं चाहता। पर वो राज है क्या? बंदी होने के पश्चात भी उसे षड्यंत्र की सफलता का विश्वास क्यों है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो रुक्मिणी दे सकती है, पर दादाजी, शत्रु के प्रहार पर हमारा बस नहीं है, पर अपनी सुरक्षा पर है। कल के आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। खुदा जी। रुको, दिखा इधर। ये युद्ध में घायल हुए विकलांग सैनिक हैं। कल इनका सम्मान होने वाला है। इन सबको ससम्मान अतिथि गृह में लेके जाओ। कल क्या क्या होने वाला है? कल प्रातः रानी साहब और बाकी महिलाएं गुड़ी की पूजा करेंगी। उसके पश्चात गुड़ी पूजन उत्सव आरंभ होगा, और फिर महाराज शिवाराजे भाऊराव मल्हार की चुनौती का सामना करेंगे। उनके द्वंद के बाद महाराज और रानी साहब विकलांग सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करेंगे। साथियों, तैयार हो जाओ। कल हम एक नई तारीख लिखने वाले हैं। कल सुबह सूरज उगेगा मराठी जमीन पर, और हम मुगल सतारा के आसमान को अपने शोलों से ऐसा रंग देंगे कि शाम ढलने तक ये जमीन मुगल की सरजमीन का हिस्सा होगी। चलो साथियों, चलो जल्दी जल्दी। हम सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। नहीं बालाजी, आप नहीं, आप विश्राम कीजिए।
विशेष रूप से बाजी, तुम वीर माता पिता की वीर संतान हो बाजी। इन सैनिकों की तरह संसार एक दिन तुम्हारी वीरता को भी नमन करेगा। चला। उज़र आपको लड़ता हुआ देखकर हमने भी युद्ध करना सीख लिया है साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम भाऊ राव के साथ वही करेंगे जो आपने शंकर राव मल्हार के साथ किया था। आप सिर्फ जबान चलाना जानते हैं, तलवार चलाना नहीं। पर हमने बालाजी से तलवार चलाने की शिक्षा ग्रहण की है ऐसा। गुरु शिष्य को तलवार चलाना सिखा सकता है, तलवार चलाने का साहस नहीं दे सकता। वो अपने मन में स्वयं जगाना पड़ता है। बोलिए, वो साहस है आप में? हमारी आयु ही क्या है ऐसा है? आप आयु में बालाजी के बेटे से तो बड़े हैं ना। बाजी की वीरता देखी है आपने? एक शस्त्रधारी हत्यारिन के साथ निहत्था लड़ने के लिए तैयार था वो। बालाजी ने उसे वही संस्कार दिए हैं जो संस्कार आपको देने का प्रयास किया उन्होंने, पर आपने वो संस्कार ग्रहण ही नहीं किए। अगर पात्र में ही छेद हो तो सागर में कितनी भी गहरी डुबकी क्यों ना लगाए, बाहर खाली हाथ ही आना होता है। तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, तो हम तुम्हें लड़ने का मौका देते हैं। आज हमारे स्थान पर भाऊराव मल्हार से तुम लड़ोगे। मैं योद्धा नहीं है, कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझे बाबा को एक अति आवश्यक सूचना देनी है। इसकी सूरत ऐसी ढक दो कि देखने वाला इसकी सीरत भी ना पहचान पाए। अब गुड़ी में क्या है, इसका सच द्वंद भूमि में ही सबके सामने बताना होगा। खरतर आपको जीवन में सब कुछ इतनी सरलता से मिल गया है कि आपने कठिनाइयों का सामना ही नहीं किया है। और वो भाऊराव मल्हार, वो आग में तप के बड़ा हुआ है। अल्पायु में उसने अपने पिता को खोया और फिर अपने भाई को, और जो सब कुछ खो चुका हो उसे अपने प्राण खोने से भी भय नहीं लगता। आपको ये सब पता था, फिर भी आपने बीड़ा उठाया आई साहब। हम मारे जाएंगे आई साहब, हमें बचा लीजिए, वाचो आम्हाला। हम आपको बचाएंगे राजे। और कैसे? जब नीति काम नहीं आती तो कूटनीति अपनानी पड़ती है। अगर अपने सीने पर होते हुए वार को रोकना हो तो दुश्मन की पीठ पर वार करना सीखना होगा। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? रुक्मणी का सत्य पहचान ही नहीं पाए। यदि तुम्हें संदेह नहीं हुआ था बाजी, तो अनर्थ हो गया होता। आई सही कहती है बाबा कि किसी पर भी विश्वास करो तो आंख खोल के करो। जो आंख मूंद के विश्वास करते हैं उनके साथ हमेशा छल होता है। हमारा सीधा साधा बाजी इतना नीति कुशल कैसे हो गया? आई ने सिखाया है कि ज्यादा सीधा बनना भी अच्छी बात नहीं है। मनुष्य हो या वृक्ष, सबसे पहले उसी वृक्ष को काटा जाता है जो सबसे सीधा हो। अच्छा सरकार, हमें भी कुछ सिखाएंगी? यह सारा ज्ञान आपने अपने पुत्र के लिए बचा कर रखा है। काय झालं? हाँ? काहीच नहीं, काहे नहीं। छोटी मोटी चोटें हैं, लगती रहती हैं, आप तो जानती हैं। आज दुख इस बात का है कि किसी ने पीछे से वार किया और उनका नेता हमारे हाथों से भाग निकला।
यदि मुझे पकड़ पाते तो औरंगजेब के षड्यंत्र को समझने का एक और मौका हमारे हाथ लग जाता। आप फिर से हाँफने लगे राजे? अभी तो आपने एक ही बार सीखा है। हम आपकी क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकते, पर दुश्मन की क्षमताओं को कम अवश्य कर सकते हैं। बाण प्राण तभी लेता है जब वो तेज गति से आकर हृदय में लगे। बाण से यदि उसकी गति छीन ले तो वो मात्र लोहे का एक टुकड़ा है। ये कांटा भाऊराव मल्हार नाम के बाण से उसकी गति छीन लेगा। ये एक विशेष घोल में डूबा है राजे। आप यदि इस कांटे को भाऊराव मल्हार की नस में छुपा दें तो समझिए उससे उसकी फुर्ती छीन लेंगे। बस फिर द्वंद्व बराबरी का होगा। पर ये तो छड़ है आई साहब। छड़ नहीं राजे, युक्ति है। जहां शक्ति नहीं होती वहां युक्ति अपनानी पड़ती है, और जहां साम्राज्य और प्रजा की बात हो वहां एक राजा को विजयी होने के लिए हर प्रयास करना पड़ता है। हारने से बड़ा पाप एक राजा के लिए और कोई नहीं होता। इसलिए लीजिए और जाइए, द्वंद्व की तैयारी कीजिए। आणि हो, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। चला वानरसेना, तैयार हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। अब आप आगे क्या करेंगे बाबा? हाथ पर हाथ रख तो बैठ नहीं सकते ना बाजी। हमारे पास इस षड्यंत्र का एक ही सूत्र है रुक्मणी। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि गूंगा भी बोल उठे। ये तो हमें आई तो चिमना और भियो के साथ ही रहना। मैं अजिंक्य तारा का चक्कर लगा कर आता हूँ। बाजी, ऐसे महल में घूमने से क्या होगा? माहित नहीं, पर मेरा मन कहता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे आसपास ही है, पर हम प्रश्नों में इतने उलझे हुए हैं कि उत्तर की ओर देख ही नहीं रहे। गुड़ी पाड़वा के दिन तुम हम मराठियों का नाच देखना चाहती थी ना? हम तुम्हें गुड़ी पाड़वा का उत्सव दिखाएंगे ताकि तुम देखो और समझो कि सृजन की शक्ति विनाश से बहुत बड़ी होती है। तू मुझे कितना भी उकसा ले बालाजी, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। हम जानते हैं रुक्मणी, तुम हमें कुछ नहीं बताओगे। वैसे भी बताओगी कैसे? हम जानते हैं कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे, पर तुम्हारे सूक्ष्म भाव, तुम्हारी आंखें, किसी को देखकर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमें सब कुछ बता देंगे। यदि तुम्हारा कोई साथी नीचे आएगा तो तुम्हारी दृष्टि उस तक अवश्य जाएगी।
हिफाजत के बहुत कड़े इंतजामात किए गए हैं, इसलिए चाबी मिलते ही मैं उसे महल के आंगन में रखी एक बड़ी सी मूर्ति के नीचे छिपा के रख दूंगी, ताकि अगर मैं पकड़ी भी गई तब भी हमारा मकसद आजाद रहेगा। ये मुहिम तो पूरी होगी, चाहे रुकैया के साथ चाहे रुकैया के बगैर। हमें ये नहीं पता रुकैया कि तुमने ये काम कैसे किया। तुमने हमारे हाथ में इस महल के खास कमरे की नहीं, मुगल सल्तनत के सुनहरे मुस्तकबिल की चाबी दे दी है। क्या हुआ आपको? होशियार समझते हो ना बालाजी, पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये कभी नहीं जान पाओगे कि आज क्या होने वाला है। क्षमा कीजिएगा काका, आपको लगी तो नहीं? नहीं बच्चा, हम बिल्कुल ठीक है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हुजूर? ये वही बच्चा है जिसने सासवर का हमला नाकाम किया था, पर इस बार हमने ऐसा भेष बदला है ये शैतान की औलाद ने भी नहीं पहचाना। भेष की जगह मन बदला होता तो बात ही कुछ और होती। मैंने तुम्हें पहचान लिया पर दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। जनाब, हम करने क्या वाले हैं? हम जो करने वाले वो सबकी आंखों के सामने है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे पा रहा। हमारी साजिश पूरे अजिंक्य तारा में फैली हुई है और ये तभी दिखाई देगी जब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वो गुड़ी सिर्फ गुड़ी नहीं, बारूद की लड़ी है। जो ये फटेगी तो पूरा किला मिट्टी में मिल जाएगा। जनाब, गुड़ी में आग कब लगाई जाएगी और कैसे? अब्दुल सबर, पहले तो हमें ये चाबी सही हाथों तक पहुंचानी है, उसके बाद तारा रानी के महफूज खास कमरे तक पहुंचना है जहां रुकैया ने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। नहीं रानी साहब, प्रसाद अभी नहीं। प्रसाद हम हमारी विजय के बाद ही ग्रहण करेंगे। अभी आप खा लीजिए, क्योंकि पुत्र की पराजय के बाद आपसे कुछ खाया नहीं जाएगा। आशा करते हैं राजे द्वंद के लिए तैयार है।
मराठी अपनी जमीन पर हक जताने के लिए आपस में लड़ते रह जाएंगे। खबर तक नहीं कि आसमान से ऐसे अंगारे बरसेंगे जो उनकी हस्ती को खाक में मिला देंगे। तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, तो हम तुम्हें लड़ने का मौका देते हैं। आज हमारे स्थान पर भाऊराव मल्हार से तुम लड़ोगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं, योद्धा नहीं है। कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझे बाबा को एक अति आवश्यक सूचना देनी है। भाऊराव मल्हार ने हमें द्वंद्व की चुनौती दी है, और तुम्हारे पिता का दायित्व था कि वो हमें ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार करें, पर वो असफल रह गए बाजी। अब पिता का ऋण पुत्र नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? और इसीलिए भाऊराव मल्हार से हमारे स्थान पर तुम लड़ोगे। ये लो, द्वंद्व युद्ध से पहले ये कांटा भाऊराव मल्हार को चुभा देना। कांटा चुभते ही वो शिथिल पड़ जाएगा, और फिर मौका मिलते ही उसकी पीठ पर वार कर देना बाजी। मेरे बाबा कहते हैं, बेईमानी की जीत से ईमानदारी की हार ही अच्छी है। जीतना तो तुम्हें पड़ेगा ही, फिर चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से। और याद रखना, दांव पर मात्र हमारा सम्मान नहीं, तुम्हारे पिता का और तुम्हारी मातृभूमि का भी सम्मान है। समझ लेगा बाजी? अणियायिका, इसकी सूरत ऐसी ढक दो कि देखने वाला इसकी सीरत भी ना पहचान पाए। ये तुम्हारे महाराज का आदेश है, और यदि इसका उल्लंघन किया तो मात्र तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे परिवार का सम्मान, धन, यश, संपत्ति सब छीन ली जाएगी, और तुम सबको देश से निकाल दिया जाएगा। अब गुड़ी में क्या है, इसका सच द्वंद भूमि में ही सबके सामने बताना होगा। चंद्रसेन जी, आप तारा रानी साहब के सबसे बड़े वफादार धनाजी के बेटे राजे के विरोधी की सहायता क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप मात्र राजे का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस राज्य में जो गलत हो रहा है उसका विरोध भी कर रहे हैं। आज यदि राजे की पराजय होगी तो तारा रानी साहिब का झूठ, राजे का मान और बालाजी का घमंडी नहीं टूटेगा, बल्कि हमारे पिताजी का बालाजी के ऊपर जो अटूट विश्वास है वो भी टूट जाएगा। पर हाँ, बालाजी कौन है? यही तो सारी बात है बाबूराव जी, यही सारी बात है। वो कोई नहीं है, ना ही उसकी कोई बिशात है, ना ही कोई औकात, लेकिन उसके बाद भी हमारे पिताजी हमसे ज्यादा उसके ऊपर विश्वास करते हैं। रानी साहिब ने हमसे ज्यादा हमारे पिताजी के मुंह से उस बालाजी का नाम सुना है। यदि राजे को उस बालाजी के स्थान पर हमने सिखाया होता ना, तो तब भी वही होता जो हो रहा है। हम ये शिरस्त्राण नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम राजे के प्राण लें तब वो मरने से पहले हमारा चेहरा जरूर देखे। आज राजे के प्राण लेकर हम केवल अपने भाई शंकर मल्हार की हत्या का बदला ले रहे हैं, लेकिन तारा रानी साहब से हमारा बदला उस दिन पूरा होगा जिस दिन सिंहासन पर शाहू जी बैठेंगे।
बालाजी, आज तेरी हार होकर ही रहेगी। धन में आई का आशीर्वाद नहीं, वीरता काम में आती है। वीरता दिखाइए, वीरता। और आज आपको कोई भी आशीर्वाद, कोई भी कवच मेरे प्रहार से नहीं बचा सकता। आइए। परशुराम जी, आप यहाँ तारा रानी साहब के साथ रहिए, हम सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल करके आते हैं। खास ये बालाजी है कहाँ? सबके सामने अपने शिष्य की हार देखने के लिए यदि गुरु उपस्थित ना हो तो खेल का आनंद अधूरा रह जाता है। तुमने कोशिश तो अच्छी की थी रुक्मणी, ये आंधी की तरह और अजिंक्य तारा को बर्बाद करके चली जाओ, पर तुम ये भूल गई कि आंधियों में पत्ते उड़ा करते हैं, पर्वत नहीं। हम गुड़ी पाड़वा का उत्सव मना रहे हैं और तुम इसे अपनी नाकामी का जश्न समझकर देखो। जी की जय। उठिए राजे, उठिए, वार कीजिए। उठिए राजे। शाबाश राजे, आज आप सिद्ध कर दीजिए कि आप ही सिंहासन के असली अधिकारी हैं। तारा रानी साहब, गुड़ी पड़वा पे मीर कमरुद्दीन का तोहफा कबूल कीजिए। जी की जय। उठिए राजे, उठिए, वार कीजिए।
उठिए राजे। अपने पुत्र को ऐसे संकट में देखकर रानी साहिब के हृदय पर क्या बीत रही होगी। राजे ने अभी तक उस कांटे का प्रयोग क्यों नहीं किया? स्वयं ना करना पड़े तो युद्ध इतना भी बुरा नहीं होता। बालाजी का पुत्र हमसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब देखते हैं भाऊराव की तलवार से कितनी बातें कर पाता है। उठिए, वार कीजिए। पीठ दिखा के कहां जा रहे हैं महाराज? देखिए महाराज पीठ दिखा के जा रहे हैं। शाबाश राजे, आज आप सिद्ध कर दीजिए कि आप ही सिंहासन के असली अधिकारी हैं। असफल होने के बाद भी इसने अपनी आंखें ऐसे शांति से बंद कर ली हैं जैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देख ली हो। ऐसा क्या देखा इसने? पुजारी के पास काम करती थी। वहां पे भगवान की झांकियां सजाने से लेकर खाना बनाना, सफाई का काम, हर काम कर सकती हूँ। रुक्मिणी काको झूठ बोल रही है, वो गर्भवती नहीं है। महाराज!
जो तुमने नहीं बताया तुम्हारी आंखों ने बता दिया। इतने दिनों तक तुम गर्भवती होने का नाटक करती रही। मटकों की सहायता से प्रत्येक गोली में बारूद भर दिया ताकि एक चिंगारी लगते ही मराठी साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाए। तुम अपने दिल में ये खुशी लेकर मरना चाहती हो ना कि तुम और तुम्हारा आका औरंगजेब अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे। तुम्हारा दंड मृत्यु नहीं है। तुम्हारा दंड मृत्यु से पहले ये जानना है कि तुम्हारे षड्यंत्र से पर्दा उठ चुका है और तुम सब उसमें नाकाम रहे। ये राजे की आवाज नहीं है। मेरी आई कहती है ताकत को तेजी हराती है और तेजी को बुद्धि। बाजी, ये बालाजी का पुत्र है। बिसात बहुत बड़ी थी, अब मराठियों की मौत भी उतनी ही बड़ी होगी। तारा रानी साहिब, गुड़ी पड़वा पे मीर कमरुद्दीन का तोहफा कबूल कीजिए।
अब ठीक तो है? अब चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। शत्रु ने अजिंक्य तारा पर हमला किया है और आप चाहते हैं हम प्रजा को अकेले छोड़कर कहीं चले जाएं भाग के? रानी साहब उठिए यहाँ से, चलिए। क्षमा कीजिए रानी साहब, शत्रु ने केवल एक चाल जीती है। यदि आपको और महाराज को कुछ हो गया तो हम पूरी बाजी जीत जाएंगे, इसलिए आप दोनों को यहाँ से चलना होगा। महाराज ऐसा हमने भावराव को तो हरा दिया, पर ये सब क्या हो रहा है? महाराज समझाने का समय नहीं है, अब चलिए हमारे साथ। रानी साहब चलिए, उठाइए इनको, संभाल के आइए। तारा रानी, आप अपनी मौत से दूर नहीं, अपनी मौत की तरफ भाग रही हैं। शिकार खुद चलकर जाल की तरफ जा रहा है, वहां से उसे कोई नहीं बचा सकता। किसी से भी बताना मत कि महाराज की जगह मैं था। तुम जाओ, तुम्हारी आई तुम्हें दूसरी ओर ढूंढ रही है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। आइए, चलिए 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 सब लोग। आओ, बाजी कहाँ है? मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। कहाँ है बाजी? बाजी अंदर है। अंदर? आप चलिए, हम लेके आते हैं उसे। चाहिए चलिए चलिए आप चलिए। बाजे, बाहर निकलो। पूरे अजिंक्य तारा में बारूद बिछा है। मैं जानता हूँ पापा, वो बारूद किससे बिछा है? किसने? रुक्मिणी काकी ना रानी साहब और महाराज की हत्या करना चाहती है। वो कहाँ है पापा? आपातकाल कक्ष में। आप पुस्तकालय के पास क्या करने गई थी? इसका मतलब शत्रु यह चाहता है कि महाराज और रानी साहब आपातकाल कक्ष जाए, क्योंकि वही एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती। मुझे आपातकाल कक्ष में रानी साहब और महाराज की हत्या।
नौकर चल। राजे जल्दी। जल्दी जाइए। क्या हुआ बालाजी? आपात कक्ष सुरक्षित नहीं है। महाराज और रानी साहब को बाहर निकालना होगा तुरंत। लेकिन दरवाजा एक बार बंद हो गया तो अंदर से ही खुलता है, बाहर से खुलता नहीं है। बाजे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपात कक्ष पर हमला होने वाला है। खाए? बंद करो अपना व्यर्थ का प्रलाप। ये अजिंक्य तारा का आपात कक्ष है, यहाँ शत्रु कभी नहीं पहुंच सकते। महाराज, ये सब रुक्मिणी का षड्यंत्र है। वो जानती थी कि जब गुड़ी फटेंगे तो आपको और महाराज को आपात कक्ष में लाया जाएगा। और कुछ मुगल विकलांग मराठी सैनिकों के भेष में अजिंक्य तारा में प्रवेश कर चुके हैं। और उनमें से एक मुगल वही है जिसने हमारे गांव में बारूद बिछाया था। आक्रमण कभी भी हो सकता है पंजे। अब जाइए, सिपाहियों को लेकर आइए। जी। आपात कक्ष अजिंक्य तारा की सबसे सुरक्षित जगह है। द्वार बंद हो जाए तो फिर अंदर से ही खुलेगा। ऐसी सुरक्षित जगह पर शत्रु आक्रमण कैसे करेगा? मैंने वो फूटा हुआ मटका यही देखा था। ये तो आपातकाल के लिए बनाया हुआ कक्ष है। वो यहाँ क्या करने के लिए आई थी? उनसे शत्रु आक्रमण पीछे से करने वाला है। भाई साहब, हम इस लड़के की बात पर विश्वास क्यों करें? देर में अजिंक्य तारा हमारा होगा। आज रात का जश्न सिर्फ अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का जश्न ही नहीं, बल्कि हमारे अब्बा हुजूर का अवध के नवाब बनने का जश्न भी होगा। के पास जाने की भूल मत कीजिएगा। शत्रु जानता है कि जब भी गोली चलती है हर कोई द्वार के पास भागता है, इसीलिए अगली गोली द्वार की तरफ चलेगी।
रुकिए। रानी साहब, आपके पास कोई हीरा है? हाँ, पहले हमारे प्राण तो बचा लो, पुरस्कार बाद में मांग लेना। ये पुरस्कार नहीं है महाराज, शत्रु के वार का उपचार है। अब मात्र हीरे की कड़ी सतह उनके वार को रोक सकती है। उठिए। रानी साहब, आप ठीक तो है? संकट टल चुका रानी साहब, सभी शत्रुओं को हमने मार गिराया। इन सब की लाशों को बाहर ले जाइए और किले की दीवार पर इतना ऊंचाई पे टांग दीजिए कि सारा संसार ये देखे कि हमारी मातृभूमि पर पैर रखने वाले दुश्मन के साथ हम क्या सलूक करते हैं। और रानी साहब, बस अब थोड़ी ही देर में शमशेर अजिंक्य तारा पर मुगल परचम फहरा देगा। थोड़ी ही देर में अजिंक्य तारा हमारा होगा और हम चाहते हैं कि जब हमारे अब्बा हुजूर अजिंक्य तारा के तख्त पर बैठे तो ऐसी आतिशबाजी हो कि लगे तारे टूटकर जमीन पे गिर रहे हैं। आज रात का जश्न सिर्फ अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का जश्न ही नहीं होगा, बल्कि हमारे अब्बा हुजूर का अवध के नवाब बनने का जश्न भी होगा। जैसे ही अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का परचम बुलंद होगा, हम आतिशबाजी से पूरे आसमान को ऐसा चकाचौंध कर देंगे कि पूरी दुनिया को यह खबर हो कि हम हार गए। नासिर, हम हार गए। जिस किसी की भी वजह से
हमारे अब्बा हुजूर का ख्वाब टूटा है, हम उसे सजा जरूर देंगे। बाजी 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 बाजी। इतनी छोटी सी आयु में मुगलों के षड्यंत्र को विफल कर दिया। वाह बाजी वाह। बाजी 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 बाजी। तानाजी कैसे है चंद्रसेन? पिताजी और अन्य घायलों का उपचार राजकीय वाइटशाला में चल रहा है। महादेव की कृपा है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। भाई साहब, बालाजी, आपका बाजी तो आपसे भी 10 कदम आगे निकला। समय आने पर बूंद सागर से भी गहरी हो सकती है खास। लोगों को साथ लेकर वही चलता है जिसका नाम लोगों की ज़बां पर हो और काम लोगों के दिल में। बाजी के स्थान पर लोगों की ज़बां पर आपका नाम होना चाहिए था। हम क्या करें आई साहब? राजा इतनी मूर्ख है कि हमारी वीरता का मूल समझ ही नहीं पा रही। हमने भाऊराव को कितनी वीरता से हराया था। आई, ये सब मात्र तेरी शिक्षा के कारण ही तो कर पाया। यदि तुम मुझे जिज्ञासा का गुण म्हणजे हर बात पर प्रश्न उठाना नहीं सिखाती तो मुझे रुक्मिणी का सत्य कभी पता नहीं चलता। बाजी, आज तूने अपना 7वां और अंतिम गुण सीख लिया, जिज्ञासा। लक्षात ठेव बाजी, स्वराज के सिपाही के मन में संदेह नहीं जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि संदेह सत्य के द्वार बंद कर देता है और जिज्ञासा उन्हीं द्वारों को खोलती है। कला ओ आई बाबा, आई से गुण तो सीख लिए, अब आपसे युद्ध कला सीखनी है। आज युद्ध की छोटी सी झलक देकर इतना तो समझ गया, ये संघर्ष बहुत कठिन होने वाला है। बाजी को लड़ने के लिए मजबूर करके हमने कुछ अनुचित नहीं किया आई साहब। आप ही चाहती थी ना कि हम प्रजा और सरदारों के सामने शूरवीर सिद्ध हों, तर वही हुआ, तेज झालं। किराए की वीरता से युद्ध जीते नहीं जाते राजे। कल को आपको भी युद्ध करना होगा, तब क्या करेंगे आप? आई साहेब, युद्ध सेना करती है, राजा नहीं। आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता चला। पता नहीं चला पर पता चल सकता था। बाजी का शिरस्त्राण अगर खुलकर गिर जाता तो छल एक बार किया जा सकता है राजे, बार बार नहीं। पर भाऊराव मल्हार की गति कम करने के लिए वो कांटा देकर हमें छल करना आपने ही सिखाया। आप क्रोधित इसीलिए हैं क्योंकि हमने आपका सिखाया छल नहीं किया, दूसरा छल किया। पर देखा जाए तो आपके छल और हमारे छल में क्या अंतर है? अंतर आहे महाराज। यदि आप रानी साहब की बताई रणनीति पर चलते और हार भी जाते, तब भी आप सबकी दृष्टि में वीर कहलाते। हम अब भी सबकी दृष्टि में वीर ही हैं। किसी को नहीं पता कि बाजी ने हमारी जगह द्वंद्व लड़ा था। बाजी जानता है, बालाजी भी जानते हैं, और संभव है बाजी की आई भी जानती हो। और यदि ये बात उन्होंने किसी को बता दी तो, यदि ये बात शाहू जी के समर्थकों तक पहुंच गई तो?
महाराज के स्थान पर द्वंद करके मात्र महाराज और रानी साहब ही नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य के सम्मान को बचाया है बाजी। आज यदि महाराज पराजित हो जाते तो उनके साथ साथ मराठी सरदारों की एकता भी पराजित हो जाती, आपस में फूट पड़ जाती और शत्रु के आगे हम कमजोर पड़ जाते। लक्षात ठेव बाजी, आज तू महाराज की जगह लड़ा था, ये बात तेरे मुंह पे कभी नहीं आनी चाहिए, समझ ला? रहस्य जब तक मन में है रहस्य है, मुंह पे आते ही बात बन जाता है। बड़ी बात आग की तरह फैलती है, ये आग फैल गई तो बहुत कुछ चल जाएगा बाजी। चिंता ना करो बाबा, ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। मैं अभी आया। आई बहुत पीड़ा हो रही है। आई काशी! आई काशी, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे नहीं रोती। इतनी सारी लड्डू खाओगी तो पीड़ा तो होगी ना। हाँ, मैं औषध आणते। उसके बाद यहाँ से शीघ्र लौटना होगा। अजिंक्य तारा में और रहना संकट को न्योता देना है। अब मैं आई को ये बात कैसे बताऊं कि पेट में पीड़ा लड्डू के कारण नहीं हो रही है, बल्कि पेट में इतना बड़ा रहस्य रखने के कारण हो रही है। अब मुझसे और नहीं रोका जाता। अभी मुझे अपनी सखियों को बताना ही पड़ेगा। मुझे चिल्लाने से रोककर स्वयं चिल्ला रहे हो। बड़े विचित्र हो। बंदरिया कहेगी, ऐसे कोई अपरिचित व्यक्ति को काटता है भला? क्यों? काटने के लिए भी जान पहचान करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं काशी हूँ। मैं सुशील, सुंदर और गुणवंती कन्या हूँ, और आप शिखाधारी लंगूर है। अब परिचय हो गया तो अब मैं काट लूं? नहीं, मुझे तुमसे कोई परिचय नहीं करना। मैं तो मात्र ये कहने आया था कि किसी से भी बताना मत कि महाराज की जगह द्वंद में मैं था, अपने आई बाबा से भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम राजा बोझो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? तुम हमारे हो कौन? कोई नहीं। मुझे लोगों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। विनम्रता पूर्वक कहो, शायद मैं तुम्हारी विनती मान जाऊं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारे कृष्णा प्रसंग में बाधा पड़ गई थी, और उसके लिए मैं तुमसे क्षमा भी मांगता हूँ। पर अब समझने का प्रयास करो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो मात्र अपने लिए नहीं कह रहा, मराठी साम्राज्य के लिए कह रहा हूँ। इस रहस्य के रहस्य रहने में ही मराठियों की भलाई है। ठीक है, पर इस रहस्य का मूल देना पड़ेगा। कैसे? आओ बताती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उस कक्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के खिलौने, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। हाँ, कोई खिलौने नहीं है, मैं उस कक्ष में जा चुका हूँ। तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है। इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। मैं भी जान पे जा चुकी हूँ। बड़े हैं उस कक्ष में जाने वाले। जब तक मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। यदि तुम मुझे उस कक्ष में नहीं लेकर गए, तो मैं भी तुम्हारा रहस्य अपने पेट में नहीं रख सकती। तुम मेरे साथ सौदा कर रही हो? साहूकार की बेटी हो, इस आपकी बुरी पक्की हो। जब तक एक हाथ में कुछ ले नहीं लेती, दूसरे हाथ से कुछ देती नहीं। गुरुजनों के बीच चरण छूती हो, तो जब तक वो सर पर हाथ नहीं रखते, झुकी रहती हो। चरण नहीं छूती।
मैं ऊपर जाकर वो झरोका खोलता हूँ और तुम मेरे पीछे पेड़ पर चढ़ो। मैं ये नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरा मार्ग ढूंढो। जमुना नहीं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक तुम्हें नियम तोड़कर तुम्हें उस कक्ष में ले जा रहा हूँ जहाँ पर जाके मैं पहले भी फंस चुका हूँ, और तुम नखरे दिखा रही हो। तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं एक सुंदर, सुशील और गुणवंती कन्या हूँ। तुम्हारे जैसे शिखाधारी लंगूर नहीं। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, समझ लो। इतनी बड़ी हो गई और पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। व्यू तो तुमसे भी छोटी थी, तभी से पेड़ पर चढ़ना सीख गई थी। तुम सब भाई बहन वानर सैनिक हो, तो मैं क्या करूं? अच्छे घर की लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती। वानर सैनिक किसे कहा? हाँ? और अगर मेरी बहन पेड़ पर चढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे घर की नहीं है? हाँ? ऐसा मैं नहीं कहती, मेरी आई कहती है। अच्छे घरों की लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात के सारे नियम मेरे आई को पता है। अब आई तो गलत नहीं बोल सकती। बावड़ट। पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, पीठ पर तो चढ़ना आता है ना? मंजे? आगे ये चढ़। सर पर नहीं, कंधे पर। अरे काशी कहाँ गई? काशी, तुम कितनी भारी हो। होगा, उस दिन मार्ग पर पड़े अमृत की तरह उठा लिया, और आज क्या हुआ? लौकर भाग, वरना कोई आ जाएगा। चल जल्दी। ये क्या, हम गलत कक्ष में आए हैं। यहाँ तो एक भी खिलौना नहीं है। मेरे बाबा ने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो बताओ, कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलौने? ये तेज इसी कमरे में। उठे। ये तलवार, ये दान पट्टा, ये कटियार, यही तो होता है वीरों के खिलौने। ये कैसे खिलौने हुए जो मात्र किसी से लड़ना सिखा सके? खिलौने तो मेरी गुड़िया जैसे होने चाहिए। कहाँ ये तलवार, कहाँ ये कटियार, और कहाँ मेरे गुणवंती गुड़िया। खिलौने तो वो होते जिसे देखते ही हृदय प्रसन्न हो जाए, जो मित्रता और प्रेम सिखाए। कर लो बावड़ट। तुम सोच रही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बचपन में गुड़ियों से खेलते होंगे? तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हैं। खरज एकदम मूर्ख। लड़कियां मूर्ख नहीं होती। होती हैं, और उनके खेल भी मूर्खों वाले ही होते हैं। हमारे खेल निर्माण सिखाते, लड़कों के खेलों की तरह तोड़फोड़ नहीं। यदि लड़के तोड़फोड़ वाले खेल नहीं खेलेंगे तो फिर बड़े होकर योद्धा एवं रक्षक कैसे बनेंगे? यदि लड़कियां निर्माण की खेल नहीं खेलेगी तो रक्षा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर करते रहना बैठकर अपनी शिखा की रक्षा। शिखाधारी लंगूर। शेंडी वाला मॉकर। गब्बस। तू गब्बस। गुड्डे गुड़ियों से खेलने से स्वराज नहीं होता। यदि तारा रानी साहब भी बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होती तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य चला पाती? संसार में सबसे मुश्किल गृहस्थी चलाना होता है। जिसने गृहस्थी चला ली वो राज्य से लेकर बैलगाड़ी तक सब कुछ चला सकती है। पर न, ये बात तुम जैसे लड़के नहीं समझेंगे, जिन्हें मात्र लड़ना आता है। लड़ाई तुमने शुरू की थी, अब यहाँ पर बैठ के लड़ती रहो। मी चाल लो। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात मात्र तुम्हें कक्ष तक लाने की थी, तो मैं ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं में ढूंढ लो। अजिंक्य तारा मराठियों का गर्व था, और आज शत्रुओं ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ा, हमारे गर्व को तोड़ा है। पर विपत्ति जब संकट पैदा करती है तब साथ साथ एक नायक भी पैदा करती है। हमें प्रसन्नता है कि मराठी साम्राज्य को
राजे के रूप में वो नायक मिला। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात मात्र तुम्हें काश तक लाने की थी, सो मैं ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं में ढूंढ लो। ये बेईमानी है। तारा रानी साहब ने आपको सह परिवार दरबार में बुलाया है। बाहर। दरबार में क्या होगा बाबा? क्या भाव को उनकी वीरता के लिए पुरस्कार मिलेगा? भीयू, सिर्फ भाव को ही नहीं, बाबा को भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही तो इतनी वीरता पूर्वक उन मुगल हमलावरों को मारा था। चलो चंदा भाऊ, चलकर भाव को बताते हैं। दरबार में जा रहे हैं, वही पगड़ी पहनिएगा जो रानी साहब ने आपको राजे को सिखाने के लिए दी थी। रुको, तुम लोगों ने काशी को देखा? नहीं। आ गई। सुनो, तुमने मेरे भाव को देखा? हमने तो किसी को नहीं देखा। भाव नहीं मिल रहे। अरे काशी भी गायब है। कहीं वो दोनों फिर से तो नहीं लड़ रहे? हमारी पुत्री बाजी जैसे लड़के से लड़े, ये असंभव है। मैं आपकी बेटी को तो नहीं जानती, पर मेरे बेटे को जानती हूँ। और जहाँ बाजी होता है, असंभव कुछ भी नहीं होता। सब काशी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? काशी, बाजी, काशी, बाजी, उठ! तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छे घरों की लड़कियों का ये आचरण होता है काशी? काय का? हाय, वो तो मैं इसके कहने। काय? गलती मेरी आई। वो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का दान पट्टा देखना चाहता था, तो कल मेरे कारण काशी के कृष्ण प्रसंग में बाधा आ गई थी, तो मैंने सोचा कि उसकी भरपाई के लिए उसे भी यहाँ ले आऊं। आपने अपने पुत्र को सिखाया नहीं कि एक गलती की भरपाई के लिए दूसरी गलती नहीं करते? चल काशी, अच्छे घरों की लड़कियां अपने बराबर के लोगों के साथ खेलती हैं, ऐसे वैसे लड़कों के साथ नहीं। चला था। रुक जा। वैसे भी तारा रानी साहब ने हमें दरबार में बुलाया है। चला। अजिंक्य तारा मराठियों का गर्व था।
और आज शत्रुओं ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ा, हमारे गर्व को तोड़ा है। और हमारा गर्व इसलिए टूटा क्योंकि हम आपस के झगड़ों में उलझे हुए थे। तलवार अगर मयान को काटने लगे तो वो युद्ध के लायक नहीं रहती। पर विपत्ति जब संकट पैदा करती है तब साथ साथ एक नायक भी पैदा करती है। हमें प्रसन्नता है कि मराठी साम्राज्य को राजे के रूप में वो नायक मिला। भाऊराव मल्हार को पराजित करके सबके सामने राजे ने अपनी वीरता दिखाई और उनके प्राण ना लेकर अपनी उदारता। मराठी साम्राज्य धन्य है कि राजे जैसे शूरवीर और उदार राजा हमें प्राप्त हुए। अब राजे के नेतृत्व में हम आपसी झगड़ों को भूलकर मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस नए वर्ष में मराठी साम्राज्य का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मुगलों पर विजय का इतिहास। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इकडे या। नाम? बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट। हमें विश्वास है कि जितना बड़ा आपका नाम है, बड़े होकर आप कार्य भी उतना ही बड़ा करोगे। मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैं बड़ा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमने दुर्ग तो बचा लिया और अपने स्वाभिमान पर दाग लगने से नहीं बचा पाए। इतिहास सदैव याद रखेगा कि आज वो मुगल हमारे अजिंक्य तारे में घुसा है, वो भी हमारे सबसे बड़े उत्सव गुड़ी पाड़वा के दिन। हमारे लोग हमारी ही भूमि पर मारे गए। मेरी आई कहती है मातृभूमि माँ से बड़ी होती है, और आज मेरी मातृभूमि का सीना छलनी हुआ है। माँ को चोट लगी है, बेटे को पीड़ा तो होगी ही ना, और ये पीड़ा तभी शांत होगी जब मैं शत्रुओं को मातृभूमि से दूर कर दूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मराठी ध्वज पूरी धरती को अपने रंग में नहीं रंग लेता। मैं आज से अभी से अपने जीवन की प्रत्येक सांस, अपने लहू की प्रत्येक बूंद, अपने संकल्प का प्रत्येक कण स्वराज को समर्पित करता हूँ। इतनी सी आयु में तुम्हारा ये साहस, शौर्य और संतुलन देख के हमें प्रसन्नता हुई।
यदि हमारे देश में तुम्हारे जैसे वीर बालक पैदा हो तो स्वराज को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की विजय में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए राजे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। एक मामूली से लड़के के लिए एक मामूली सी तलवार। क्षमा चाहूंगा महाराज, पर तलवारें एक जैसी ही होती हैं। उन्हें चलाने वाले उन्हें मामूली या खास बनाते हैं। हम बालाजी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपकी शिक्षा ने ही राजे को एक वीर योद्धा बनाया है। इस दायित्व को पूरा करने के पुरस्कार में हम आपको इससे भी बड़ा दायित्व देने जा रहे हैं। बालाजी और उनका परिवार इस द्वंद्व के रहस्य के बारे में जानते हैं। हम ऐसा क्या करें कि ये रहस्य ही बना रहे। आपका क्या सुझाव है परशुराम जी? रानी साहब, जूता यदि पाँव को काटने लगे तो उसे उतार कर दूर कर देना चाहिए। मंजे आप कह रहे हैं कि हम बालाजी को दूर भेज दें? हो, दरबार में बालाजी और उनके पुत्र का सम्मान कीजिए और फिर बालाजी को सम्मान पूर्वक उन्हें सातारा से दूर कर दीजिए। इतना दूर कर दीजिए कि यदि भूल से भी ये बात उनके जुबान पर आ भी गई तो दूर दूर तक ये बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक हाथ से गुड़ खिला दीजिए और दूसरे हाथ से नीम की पत्ती। देश प्रेम, वीरता और बलिदान, ये सब मन की भावनाएं हैं, पर युद्ध भूमि पर भावनाएं नहीं, जीते जागते सैनिक लड़ते हैं, जिन्हें भूख भी लगती है और प्यास भी, जिन्हें चिकित्सा भी चाहिए और हथियार भी। मन भावनाओं से कितना भी भरा हो, यदि खजाना खाली हो तो युद्ध जीते नहीं जाते। बालाजी, राजकीय मामलों में आपकी समझ, आपकी सैनिक योग्यता और लोगों से काम करवाने की आपकी निपुणता, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको दौलताबाद जाने का आदेश देते हैं। दौलताबाद व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है तो मराठी साम्राज्य का हिस्सा, पर मुगलों के आतंक की वजह से वहां से चौथ नहीं आ रही है। हम आपको दौलताबाद का कर सूबेदार नियुक्त करते हैं। आपके ऊपर शासन व्यवस्था और राजकोष के लिए कर जमा करने की जिम्मेदारी होगी। रानी साहब,
आपके पुत्र ने हमारे हृदय में स्थान बना लिया है और हम आशा करते हैं कि हमारे पुत्र की सेना में भी वो अपना स्थान बनाएंगे। मातृभूमि के प्रति इनका प्रेम तो हमने देखा ही है। अब आप इन्हें प्रेरित कीजिए कि यही प्रेम और निष्ठा वो अपने राजा के प्रति भी रखे। रिश्ते की डोर दोनों तरफ की होती है। राजा उदार तभी तक होता है जब तक सेवक निष्ठावान रहे। समझ ला? हो रानी साहब, हमारा पुत्र जानता है कि उसे क्या करना है। हमें खुशी है कि आपका पुत्र समझदार है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है बाजी। बस वही करते रहना जो तुम्हारे पिता तुमसे कहे। और आप वही करते रहिए जो हम आपसे कहें। हुजूर, बड़ा यकीन था ना आपको खान साहब की काबिलियत पर। बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने। क्या कहा था? दुश्मन के घर के अंदर घुसकर दुश्मन को मारेंगे, है ना? सिर्फ कहा नहीं, किया भी है। दुश्मन के घर में घुसे भी और उसको मारा भी। अब अगर दुश्मन ही कमबख्त इतना सख्त जान निकले तो कोई क्या करे। पर तारा रानी साहिब को यह समझ में आ गया है कि कोई भी किला, कोई भी दीवार उन्हें आलमगीर औरंगजेब के कहर से बचा नहीं सकती। और एक कड़वा सच कहे शहजादे, जो काम कमरुद्दीन के एक हमले ने किया है वो आप शायद ताउम्र नहीं कर पाते। और आप भी इसे फतेह समझने की गलती ना करें। फतेह तब होती जब आप हमें तारा रानी साहिब और राजे की मौत की खबर सुनाते। फिर भी दुश्मन के घर में घुसकर जो आपने किया है वो काबिले तारीफ से कम नहीं। अब जाकर हमें यकीन हुआ है कि जैसे बरसों तक लगातार हमने दक्खन में जंग लड़ी है, उसी तरह आप मराठियों के खिलाफ लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जंग अगर लंबी खिंच जाए तो सिर्फ कमर पे टंगी हुई तलवार नहीं, दिल में बसा हुआ जुनून काम आता है। बेशक इस हमले ने हमें जीत का तोहफा नहीं दिया, मगर जुनून का सबक दिया है। आप इत्मीनान रखें हुजूर, इस बार हम इस जुनून को ठंडा नहीं होने देंगे। मुगलिया शान की खातिर, मुगल सल्तनत की खातिर अगर आपसी रंजिश बुलाकर दुश्मन पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। इस हमले ने उन्हें दहशत दी है। क्या दी है? जी, दहशत हुजूर। दहशत। अब अगला हमला दर्द देगा। बाबा, मैं भी आपके साथ दौलताबाद चलूंगा। बाजी, तेरा उत्साह पक्का है पर तैयारी कच्ची है बाड़ा। तुझे अभी भी युद्ध कला सीखनी है। तो तेरे बाबा के साथ बड़े बड़े युद्ध जरूर लड़ेगा, पर अभी वो समय नहीं आया है। आई,
तू तो जानती है ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पहले कुछ सीखूं और फिर कुछ करूं। तो मेरा तरीका उल्टा होगा। मैं कुछ करूंगा और करके कुछ सीखूंगा। बाजी, सुरक्षित स्थान नहीं है दौलताबाद। वहां बहुत खतरा है बेटा। आपके बाबा सही कह रहे हैं बाजी। दौलताबाद औरंगजेब की छावनी के बहुत निकट है और वहां मुगल सैनिक आए दिन धावा बोलते रहते। मात्र नाम से आबाद है, बाकी सब कुछ बर्बाद। फिर तो मेरा आपके साथ जाना और भी आवश्यक है बाबा। आप ही तो कहते हैं बाबा कि असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से मिलता है। इतना हट ठीक नहीं है बाजी। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पढ़ाऊंगा अवश्य। निर्दोषों को छोड़ दो। तू है कौन? दौलताबाद के नए सर सूबेदार बालाजी विश्वनाथ भट्ट। अब भी यदि कर लेने का हठ करोगे तो हम सर लेने का हठ कर बैठेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक बार पीछे मुड़ के तो देख। आप ही तो कहते हैं ना कि असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से मिलता है। इतना हट ठीक नहीं है बाजी। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पढ़ाऊंगा अवश्य। वो इतनी खतरनाक जगह कैसे जाएंगे? उनके पास तो रक्षा के लिए मेरी तरह दूध की दात भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि बाबा भाऊ को अपने साथ लेकर जाएंगे। बात को समझ बाजी। अब तक तू तेरे गांव में था, तेरे मित्र, तेरी ये आई, तेरे भाई बहन सब तेरे साथ थे बाजी। दौलताबाद तेरे बाबा के लिए भी नया स्थान है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां अगर तू संकट में फंस जाए तो तेरे बाबा तुझे नहीं बचा पाएंगे। अब ऐसी जगह तेरी आई तुझे कैसे जाने दे सकती है सांग? आई, तुमने तो मुझे निडर बनाने के लिए मेरे सबसे बड़े डर को मेरे सामने खड़ा कर दिया था ना। और अब तू चाहती है कि जिस शत्रु से मैं जीत चुका हूँ उसी से फिर से हार जाऊं। आई, तू मेरी शक्ति है, मेरी कमजोरी मत बन। यदि तूने मुझे रोका तो मैं यही समझूंगा कि गुरुजी की तरह तुझे भी ना मुझ पर विश्वास है और ना ही मेरे सपनों पर। बाजी, मुझे तुझ पर विश्वास है। विश्वास दिखा आई। अरे पण तू मुझे जाने दे बाजी मत। मेरे पास समय कम है आई, इसीलिए मुझे अपनी चाल समय की चाल से तेज करनी होगी। मैं एक दिन में 2.5 दिन जीऊंगा, एक रात में 2.5 रात जागूंगा और उन मुगलों को हरा कर रहूंगा। तो मैं जाऊं ना आई? विजय भवा। खास बाजी और हम आज ही रवाना होंगे। मैं बाई साहब और दोनों बच्चों को सुरक्षित सासोड़े पहुंचाने का प्रबंध करता हूं और कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ आपको सतारा की सीमा पर मिलूंगा। भाऊ, मेरे जैसे दूध की दात नहीं है तो क्या हुआ? ये मिर्ची रख लो। यदि दौलताबाद में किसी मुगल को, किसी नारे को सताते हुए देखो तो उसकी आंखों में डाल देना। भाऊ, अब जीवन से सीख लीजिए, जो बचेगा हम पुस्तकों से सीख लेंगे। ओडिया को बताना कि दौलताबाद से उन मुगलों को भगा कर ही लौटूंगा। औरंगजेब ने हमारे घर पर हमला करके हमें जिस युद्ध के लिए ललकारा है
वो उसे बहुत भारी पड़ेगा। दुश्मन हमसे संख्या में बड़ा है और बल में भी, इसलिए हमें सहायता लेनी होगी। पर रानी साहब, मुगलों के विरुद्ध हमारी सहायता करेगा कौन? मौसम, गर्म हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। बस हमें औरंगजेब की सेनाओं पर चारों तरफ से आक्रमण करना है और उन्हें यहाँ सूखे बंजर जमीन में ढकेल देना है। उसके बाद उन्हें हम नहीं, उनकी प्यास मारेगी। औरंगजेब सोच रहा होगा कि उसने हमारे दिल में दहशत बिठा दी है, पर हमारे दिल में प्रतिशोध की आग है, जिसमें डर, दहशत सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अब हम औरंगजेब के वार का जवाब देंगे। दहशत, अब अगला हमला दर्द देगा, दर्द। अब इससे पहले कि तारा रानी साहेब पलट कर वार करे, आप उनकी कमजोरी, उनके खजाने पर धावा बोल दीजिए। उनके तमाम तिजारती ठिकानों पर ऐसी बर्बादी फैलाइए कि मराठी हुकूमत को ना तो किसानों से लगान मिले, ना व्यापारियों से महसूल। जाइए। अब देखते हैं कि भूखे पेट सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के सहारे ये मराठियों की फौज कब तक लड़ती है। मंदार, वज्र, वासु, विट्ठल, त्रिलोकेश। भैरवगढ़ में आपकी वीरता और देश प्रेम ने हमें बेमोल खरीद लिया बालाजी साहब। हमारे पास मात्र 3 चीजें हैं: प्राण, साहस और तलवार। आज से ये तीनों आपकी हुई। भाई रक्त सूत्र में बंधे होते हैं और हम सब देश प्रेम के सूत्र से बंध रहे हैं, जो रक्त की किसी भी लकीर, किसी भी पुकार से ऊपर है। अलग अलग थे सब भैरवगढ़ में, और आज से मन, वचन, कर्म तीनों से एक रूप होंगे। इस पल से लेकर दौलताबाद की मुगल अत्याचार की मुक्ति तक हमारे प्राण और पहचान सब एक है। हमारे शत्रु भय से कांपती हुई आवाज में बस हमें एक ही नाम से बुलाएंगे: मातृभूमि के रक्षक। बाबा, मुझे भी ये चाहिए। ये सम्मान है बाजी, और सम्मान चाहने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। स्वयं को योग्य सिद्ध करो, उसके पश्चात इसे धारण करने का स्वप्न देखना है। चला बालाजी, मेरा सुझाव है कि आज रात यहीं पड़ाव कर लेते हैं, कल सुबह दौलताबाद के लिए निकले। कोई विशेष कारण? आपकी प्रतीक्षा करते हुए यहाँ हमने कुछ यात्रियों से बात की तो पता चला कि आज दौलताबाद के हालात ठीक नहीं है। दौलताबाद के हालात ही तो बदलने हैं काका। जब तक हालात नहीं बदलेंगे, हमारी हालत कैसे बदलेगी? सही कह रहा है बाजी, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
चला। ये मुगल कैसे शत्रु हैं बाबा, जो निर्दोषों को भी तड़पा तड़पा कर मारते हैं और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ते। ना जीवन का सम्मान करते हैं और ना ही मृत्यु का। सत्ता उचित अनुचित का अंतर नहीं देखती बाजी। आणि निरंकुश सत्ता उचित अनुचित तो क्या, पाप पुण्य का अंतर भी नहीं करती। इस मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि जिसने भी मेरे देशवासियों के साथ ये अत्याचार किया है उसे इन अत्याचारों का दंड अवश्य मिलेगा। बोलो, मसूल दोगे कि नहीं? बोलो। मारो इन्हें, छोड़ दो। मेरे बाबा को छोड़ दो, मेरे बाबा को छोड़ दो। जरूर छोड़ दूंगा। बच्चे किसी भी मुल्क का आने वाला कल उसका मुस्तकबिल होते हैं। और ये देखो, मराठियों का आने वाला कल कैसे पाले खां के कदमों में पड़ा है। अपने बाप की जिंदगी चाहिए ना तुझे? तो समझा इसे कि मुगलों को मसूल दे। तुम लोग क्या कहते हो मसूल को? कर कहते हो ना? तो जिस किसी से भी हमें कर नहीं मिलेगा, अगले ही दिन उसका सर नहीं मिलेगा। समझा? अभी तुम तैयार नहीं हो बाजी। ये तुम्हारे पिता का निर्देश नहीं है, सर सूबेदार का आदेश। निर्दोषों को छोड़ दो। और आत्मसमर्पण कर दो। ये भाला तेरी हद है मराठी, इसे पार करने की भूल मत करना। मराठी जब अपने पे आता है तो हद क्या, सरहद भी पार कर जाता है। हमने हद नहीं सीखी खान। प्यार करें या नफरत करें, जो भी करते हैं बेहद करते हैं। पाले खान से ऐसी बात करने वाला तू है कौन? दौलताबाद के नए सर सूबेदार
बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ओह, सर सूबेदार साहिब, आदाब। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें मुगल सल्तनत के लिए महसूल तो वसूल कर लेने दीजिए। महसूल कर डाका नहीं होता खान, प्रजा के पालन की जिम्मेदारी होता है। कर लेने का अधिकार मात्र उसी को है जो कर प्रजा की रक्षा एवं उसके कल्याण में लगाए। जो तुम मांग रहे हो वो कर नहीं है, डाका है। और इस भूमि की जलवायु डाकुओं के लिए अच्छी नहीं है। अब भी यदि कर लेने का हठ करोगे तो हम सर लेने का हठ कर बैठेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक बार पीछे मुड़ के तो देख। अब पाले खान तुमसे इस शहर में आने का महसूल कर लेगा। सर सूबेदार साहेब, जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहां निकाल कर रख दो। पाले खान के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कौन है तू? पुत्र है हमारा बाजी। मैंने तुम्हारे चारों ओर तेल फैला दिया है। तुमने इस गांव के किसी भी आदमी को छुआ तो तुम इस आग में जलकर राख हो जाओगे। अब भी समय है, समर्पण कर दो। जान नहीं लेंगे हम तुम्हारी, कानून के अनुसार दंड देंगे। कानून? यहाँ के कानून को तो पाले खान कब का हुक्के में डालकर फूंक चुका है। अब यहाँ सिर्फ मेरी दहशत है, दहशत। तो आज इस दहशत को राख होना होगा। तूने दौलताबाद आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ मराठी आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं पाले खां की मर्जी से। तो फिलहाल हमारी मर्जी सुन। जान प्यारी है तो अपने लोगों से बोल कि हमारे साथियों को छोड़ दें। छोड़ दो इन्हें। बाबा, मुझे लगा कि आप लोग संकट में हैं और इसीलिए मैंने ये सम्मान है। यानी सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आज तुमने सम्मान कमाया है बाजी। आज से तुम भी मातृभूमि के रक्षक हो।
पहले तुम्हें तुम्हारी वीरता के लिए सम्मान मिला था, अब तुम्हें अपने नायक के आदेश की अवहेलना करने का दंड मिला है। एक मातृभूमि का रक्षक कभी अपने नायक के आदेश का उल्लंघन नहीं करता। भूल जाओ कि हम तुम्हारे पिता हैं बाजी। पिता पुत्र संबंध घर में, यहां हम तुम्हारे नायक हैं। इसलिए अब से ना तुम कभी अपनी मर्यादा भूलोगे और ना ही कभी अपना कर्तव्य। काय? तुम्हारे बादशाह ने हमें इसीलिए तो कैदी बना के रखा था कि समय आने पर हमारा इस्तेमाल करके हमारे लोगों से हथियार डलवा सकें। पर नहीं, अगर हम अपने देशवासियों की ताकत नहीं बन सकते तो उनकी कमजोरी भी नहीं बनेंगे। अरे राज चाहे तारा रानी साहिब का हो या फिर औरंगजेब का, हमें क्या फर्क पड़ता है। दौलताबाद में अब ना कोई दौलत है और ना कोई आबाद। इसके जिम्मेदार आप हैं। आप कौन? श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट, दौलताबाद के नए सरसूबेदार। प्रणाम। हम यहाँ के सूबेदार श्रीधर और ये हमारे कनिष्ठ अधिकारी गण। हमारी कचहरी से कुछ ही दूरी पर मुगल कर वसूल कर रहे हैं और आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं। आपको यहाँ जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है और आप यहाँ बैठकर अपनी सेवा करवा रहे हैं। लकड़ी में दीमक बहुत गहरी लग चुकी है खास। ओ बालाजी, इससे पहले कि ये उसे और खोखला करे, उपचार करना पड़ेगा। अब तक जो होता रहा है अब नहीं होगा। हम भी जनता से कर वसूलेंगे, पर बदले में दौलताबाद में शांति एवं सुशासन स्थापित करेंगे। इस कार्य में जो भी हमारी बाधा बनेगा उसे दंड दिया जाएगा, फिर चाहे वो पराया हो या अपना। काय झालं? काय नाही साहेब। कोई कष्ट है? कष्ट जो दिन रात मुगलों के हाथों सहना पड़ता है, उसके लिए कष्ट बहुत छोटा शब्द है। आप नहीं जानते पाले खान कैसा मनुष्य है। हो बरोबर, हम नहीं जानते कि पाले खां कैसा मनुष्य है, पर यह अवश्य जानते हैं कि आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी तो मनुष्य की गरिमा से बिगड़ चुके हैं। तभी पाले खां जैसे शत्रु के पालतू बने बैठे हैं। सर सूबेदार साहिब, बातें करना बहुत सरल है, लेकिन काम करना कठिन है। मैं भी यहाँ मनुष्य ही आया था, लेकिन शासन तंत्र ने 2 दिन में कठपुतली बना दिया। काका, हम यह शासन तंत्र को दोष देने नहीं, बदलने आए हैं। विश्वास कीजिए। बाजी, शब्दों पर विश्वास करें ना करें, पर हमारे कर्म पर विश्वास अवश्य करेंगे। संग, हम ऐसा क्या करें कि आपको हमारी क्षमता और नियत दोनों पर विश्वास हो जाए। आज रात पाले खान के आदमी कर वसूल कर मुगल खेमे तक लेकर जाएंगे। रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए।
शहनशाह हिंद का इकबाल बुलंद। अभी अभी खबर मिली है कि मुगल सल्तनत की फौजें अहमदनगर में फतेहयाब होने ही वाली है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, क्या खबर सुनाई है, क्या खबर सुनाई है तुमने, वाह। न जाने कितने बरसों से इन आंखों ने एक ख्वाब का बोझ उठा रखा, दक्कन पर हुकूमत करने का ख्वाब। आज जाकर इन आंखों का बोझ हल्का हुआ है, आज इन आंखों का बोझ हल्का हुआ है। तारा रानी साहेब अब समझ जाएंगी कि औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकते। कांच की धार चाहे जितनी तेज हो, उसे तलवार में नहीं ढाला जाता। मराठी। बादशाह सलामत। बोलो। हमारे साथ धोखा हुआ है। हम सोच रहे थे कि हम जीत रहे हैं, मगर तारा रानी साहब के सरदारों ने छापामार जंग करके हमारे लोगों को घेर लिया है, और ऐसी जगह घेर लिया है जहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं है। तारा रानी साहब मराठी छापा मार, धोखेबाज। ये मराठी तारा रानी साहब धोखा, खून। हमारी बीमारी का राज बाहर नहीं जा सकता। हरकत के कमजोर होते ही यारियां बाहर आ जाती हैं, शहनशाह के कमजोर होते ही तलवारें। हमारे बच्चे तख्त के लिए लड़ने लगेंगे, और ऐसा हुआ तो हम दक्कन जीत नहीं पाएंगे, कभी दक्कन जीत नहीं पाएंगे। हम मरने से पहले दक्कन जीतना चाहते हैं, दक्कन का ख्वाब। बाबा, जब हमारा पक्ष सही है तो फिर हम सीधे उनका रास्ता रोककर अपना धन वापस क्यों नहीं ले लेते? जब सत्य हमारे साथ है तो फिर हम छुपकर वार क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बाजी कि युद्ध सत्य के लिए लड़े अवश्य जाते हैं, पर मात्र सत्य से जीते नहीं जाते। युद्ध जीते जाते हैं नीति से। स्वराज का सेनानी दो धारी तलवार होता है, जिसकी एक धार सत्य होती है तो दूसरी नीति। सत्य छोड़ दिया तो सेनानी नहीं रहोगे, नीति छोड़ दी तो जीवित नहीं रहोगे। जब शत्रु संख्या में तुमसे अधिक हो, तब उन्हें अपने आने की पूर्व सूचना दिए बिना बिजली की तरह टूट पड़ना ही सही नीति है बाजी। जब अजिंक्य तारा पर हमला हुआ था, तब ये नीति कहाँ गई थी? सांगा? आज के छापे का अजिंक्य तारा के हमले से क्या संबंध है? वहाँ स्थिति अलग थी। स्थिति कभी अलग नहीं होती। मुगल वहाँ भी बलवान थे, यहाँ भी बलवान हैं। मुगल वहाँ भी हारे थे, यहाँ भी हारेंगे। आप मेरी बात नहीं समझ। कोई आ रहा है। श्रीधर जी, यदि आपको डर लग रहा है
तो आप लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्थर किसने फेंका? ये बैलगाड़ी बीच रास्ते में ऐसे कैसे रुक गई? लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो वापस घुमाओ। ये लोग तो वापस जा रहे हैं। हम बस होने नहीं देंगे। चलो। क्या लाभ? वैसे भी इस वन से हम अपरिचित हैं और रात भी अंधेरी है। वो बचकर निकल गया तो क्या होगा? ये कर तो हमें मिल गया। जिस तरह तारा रानी साहिब के सरदारों ने हमें घेर रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका अगला कदम बुरहानपुर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बुरहानपुर दक्कन की चाबी है। जिसके हाथ बुरहानपुर, उसी के हाथ दक्कन। अगर यहाँ उन्होंने कब्जा जमा लिया, तो जो पंजाब में हमारी फौजें सिखों से लड़ रही हैं, जरूरत पड़ने पर दक्कन पहुंच नहीं पाएंगी। उनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे बादशाह सलामत। हम खुद बुरहानपुर जाकर तारा रानी की फौज और उनके हिम्मत दोनों को खाक में मिला देंगे। आप नहीं, वहां हम जाएंगे। आपकी इस नासाज तबीयत में इतना दूर सफर करने की क्या जरूरत है? जरूरत है कमरुद्दीन। एक औरत ने बरसों तक हमें हमारे ख्वाब से दूर रखा। मरने से पहले हम उसे अपने हाथों से शिकस्त देना चाहते हैं। मौत आए हुजूर के दुश्मनों को। पर ये यकायक आपके मन में मरने का ख्याल कैसे आ गया? हुजूर, खैरियत तो है ना? फौलाद पुराना जरूर हुआ है, मगर टूटा नहीं। और बुरहानपुर से तो हमारा पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना ताल्लुक है। हमारी वालिदा मरहूम वहां रहा करती थी। माँ के आंगन में जंग है, बेटे का जाना बनता है। आने दो मराठियों को,
आने दो हमारी मांद में। दुनिया को पता तो चले कि शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। हमारे बुरहानपुर कूच करने की तैयारी की जाए। हुजूर। हाँ कमरुद्दीन। हुजूर। हम चाहते हैं कि आप दौलताबाद जाएं और वहां की कमान संभालें। बुरहानपुर जाने से पहले हम शाहू जी को औरंगाबाद के किले में नजरबंद करना चाहते हैं, जहां उनके वालिद शंभाजी को किया था। इस जंग में शाहू जी हमारा तुरुप का इक्का है। किसी भी हाल में उन्हें महफूज रखना निहायत जरूरी है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ये बादशाह सलामत का हुक्म है। किसी का भी हुक्म हो ताबीर, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमें और आई साहिब को कहां और क्यों ले जाया जा रहा है, हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। तुम लोग हमें मारने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हारे बादशाह सलामत की सबसे बड़ी ढाल हैं। आखिर तुम्हारे बादशाह ने हमें इसीलिए तो कैदी बना के रखा था कि समय आने पर हमारा इस्तेमाल करके हमारे लोगों से हथियार डलवा सकें। पर नहीं, अगर हम अपने देशवासियों की ताकत नहीं बन सकते तो उनकी कमजोरी भी नहीं बनेंगे। कल आप और हम इस क्षेत्र का मुआयना करके इस धन को सतारा सुरक्षित पहुंचाने का मार्ग ढूंढेंगे। बर डोंडीबा, श्रीधर जी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मेरे बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुगलों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, यहाँ कहते हैं दौलताबाद का एक फलसफा, जो दिन में मिला वो रात को सफा। घर की याद आ रही है बाजी? नहीं बाबा, याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। फिर यहाँ एकांत में बैठकर क्या सोच रहे हो? यही कि यदि मेरे भाग्य में बड़ा काम करना लिखा है तो फिर मेरे पास समय इतना कम क्यों है? यहाँ एक ही दिन में समझ गया कि हमें यहाँ एक नहीं दो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, एक मुगलों से और दूसरा अपनों से। मुगलों से हथियारों का युद्ध और अपनों से विचारों का। तो हार माने बैठे हैं, इन्हें जगाना होगा। हो, एकदम बरोबर बाजी। सही कहा तुमने। मन में भय आनी, जीवन में अराजकता समाज को भी भीड़ बना देते हैं। बाजी, तुम्हें इनका विश्वास वापस लाना होगा। स्वराज को जीतने का पहला कदम अपने लोगों का विश्वास जीतना होता है। पर मैं इनका विश्वास कैसे जीतूंगा बाबा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं भावराव से जीता अवश्य था, पर वो भाग्यवश मिली विजय थी। मेरे अंदर योद्धा का एक भी गुण नहीं है बाबा। योद्धा का सबसे बड़ा गुण साहस होता है बाजी। जो तुम में है, साहस सिखाया नहीं जाता, वीर उसे लेकर पैदा होता है।
तुम वीर हो, अब तुम्हें रणवीर बनना है। वार भी करना है, अणिवार को बचाना भी है। बाजी, अब तुम युद्ध कला सीखोगे। आप मुझे सिखाएंगे बाबा? हो बाजी, पर युद्ध कला ये असली शिक्षा गुरु नहीं, प्रतिद्वंदी सिखाता है। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से द्वंद्व बहुत कुछ सिखा देता है। यानी हमने तुम्हारे लिए वो सशक्त प्रतिद्वंदी ढूंढ लिया है। वो कौन है बाबा? वो अपनों में से ही एक है। तुम उसे जानते हो पर नहीं जानते। वो हमारी प्राचीन युद्ध कला में इतना निपुण है कि निहत्थे भी शत्रु के प्राण हर लेता है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे चलाने में वो दक्ष नहीं है। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं है, एक मिसाल है। आपको यहाँ मरने के लिए भेज दिया? जो देश के लिए जीते हैं वो मरने से नहीं डरते। अब आपको मरने का इतना ही शौक है तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। बेटा नासिर, अब तुम अपने इस खिलौने से खेल सकते हो।